हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। गैंग अटेंडेंट के साथ केटीवी पहुंची। कमरे में दाखिल होते ही सबने माहौल को खुलकर एंजॉय करना शुरू कर दिया। कमरा थोड़ा धुंधला था और सबने थोड़ा बहुत पी भी रखा था, इसलिए पैट्रिक और मैडिसन सीधे एक कोने में जाकर एक दूसरे के साथ प्यार जताने लगे। इस अचानक हुए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया, लेकिन बाकी लोग ज्यादा ध्यान दिए बिना अपनी अपनी मस्ती में लग गए। तीनों खूबसूरत लड़कियां गाना गा रही थीं और साहिल को छोड़कर बाकी दो मस्कटियर्स अपने अपने फोन में खोए हुए थे। साहिल सोफे पर बैठा थोड़ा बोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि दूसरों का मजा खराब करना ठीक नहीं होगा। वह बस लड़कियों की आवाज़ें सुन रहा था। उसे मानना पड़ा कि भले ही वे एक्टिंग डिपार्टमेंट से थीं, लेकिन उनकी आवाज़ें काफ़ी अच्छी थीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब लड़कियां थक गईं, तो उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। पैट्रिक ने माइक उठाया और बोला, आज हमारे साथ आने के लिए तीनों खूबसूरत लड़कियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने साहिल की ओर इशारा करके कहा, यह मेरा दोस्त साहिल है और यह अभी भी सिंगल है। अगर आप में से किसी का अभी तक बॉयफ्रेंड नहीं है तो इससे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज कर सकती हैं, एक दूसरे को थोड़ा जान सकती हैं। कौन जानता है, शायद आप दोनों कपल बन जाएं। बाकी सब बातें छोड़ भी दो, मेरा दोस्त अपनी पार्टनर के लिए बेहद लॉयल है। साहिल को समझ नहीं आया कि वह हंसे या रोए। क्या पैट्रिक उसकी तारीफ कर रहा था या उसकी बेइज्जती? वह सच में लॉयल था, इतना लॉयल कि डंप होने के बाद खून उगलते हुए बेहोश भी हो सकता था। जो लोग सच्चाई नहीं जानते थे वे समझेंगे कि पैट्रिक उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन जो जानते थे वे निश्चित ही हंस पड़ेंगे। शायद पट आज ज्यादा पी आया था। पैट्रिक के बोलने के बाद तीनों लड़कियों की प्रतिक्रिया का सभी इंतजार करने लगे। उसे मैडिसन से पता चला था कि तीनों के बॉयफ्रेंड नहीं हैं, इसलिए उसने ये सब कहा था। फिर भी साहिल का तारा, जो सबसे लंबी और सबसे स्टनिंग थी, के साथ कोई चांस नहीं था। पैट्रिक जैसा प्लेबॉय तक तारा को नहीं पा सका था, तो साहिल की क्या औकात। हालांकि बाकी दो लड़कियों से उम्मीद की जा सकती थी। उधर साहिल हाल ही में थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। सारा के साथ रहते हुए जितना सिकुड़ जाता था, अब वैसा नहीं था। उसका ओवरऑल डिमीनर काफी अच्छा लग रहा था। जब रोजली और अलीजा ने पैट्रिक की बात सुनी तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें समझ आ गया था कि डॉम के चारों लड़कों में पैट्रिक को छोड़कर बाकी सिर्फ पॉपर्स थे। ये बात उन्हें तभी समझ आ गई थी जब लड़के पैट्रिक की कार में आए थे। कौन सा रिच किड दूसरों के साथ कापूल करता है? क्या इसलिए कि रास्ता पड़ रहा था और पेट्रोल बच सकता था? मजाक कर रहे हो क्या? रिच किड्स को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साहिल भले ही बाद में आया था, लेकिन उसके सस्ते कपड़ों से साफ पता चल जाता था कि वह अमीर नहीं है। भले ही वह काफी हैंडसम और स्टाइलिश लग रहा था, लेकिन क्या सिर्फ लुक से गुजारा हो सकता है? और फिर वे एक्टिंग डिपार्टमेंट से थीं, जहां रोज नए हैंडसम फेसेस देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में साहिल बस एक ठीक ठाक कैटेगरी में आता था। वे अपनी यूथ किसी ऐसे लड़के पर बर्बाद नहीं करना चाहती थीं। दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन तारा ने जरूर दी। तारा को साहिल को लेकर क्यूरियोसिटी थी। वह असल में एक बिग शॉट था, बस पॉपर बनकर घूम रहा था। और यह बात वह इतनी अच्छी तरह छुपाए हुए था कि उसके रूममेट्स तक को पता नहीं चला। तारा मन ही मन सोच रही थी, जिस रिच किड की तलाश में तुम सब घूमती हो वह तुम्हारे सामने खड़ा है, और तुम उसे देख भी नहीं रही। तुम्हारे सामने सोने का पहाड़ पड़ा है और तुम उसे गोबर समझ रही हो। वह जानना चाहती थी कि अगर उसके रूममेट्स को साहिल की असली पहचान पता चले तो उनकी क्या हालत होगी। क्या वे परेशान होंगी? क्या पछताएंगी? उनके लिए, जो रिच बॉयफ्रेंड को अल्टीमेट गोल मानती हैं, ये शौक उन्हें मार डालने जैसा होगा। तारा ने मन में सोचा, ठीक है, अगर तुम दोनों नहीं चाहती तो मैं ही सही। ये सोचकर तारा उठी और साहिल के सामने चली गई। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, साहिल, हेलो, मैं तारा हूँ। साउथ रिवर मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी के एक्टिंग डिपार्टमेंट में ईयर 3 की स्टूडेंट हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। उम्मीद है हम दोस्त बनेंगे और एक दूसरे को बेहतर जान पाएंगे। उसके ऐसा कहते ही कमरा एकदम शांत हो गया। पैट्रिक का माइक हाथ से लगभग छूट गया। क्या तारा जैसी गॉडेस सच में साहिल में दिलचस्पी ले सकती है? कौन यकीन करेगा? तीनों मस्कटियर्स को अचानक याद आया कि गॉडेस अमीलिया भी पिछले दोपहर साहिल से मिलने आई थी। क्या साहिल में कोई ऐसा चार्म था जो गॉडेसेस को अपनी ओर खींचता था? पहली बार तो संयोग हो सकता था, लेकिन दूसरी बार, क्या तीसरी और चौथी बार भी होगा? क्या डंप होने के बाद ही उसकी किस्मत पलटी? साहिल भी थोड़ा हैरान था। उसे लगने लगा था कि सिस्टम मिलने के बाद से वह लड़कियों के मामले में काफी लकी हो गया है। पहले पर्ल, फिर अमीलिया और अब तारा, और ये तीनों गॉडेसेस थीं। मैं किसे चुनूं? सिर्फ बच्चे चॉइसेस बनाते हैं, मैं तो सबको चाहता हूँ। अगले ही पल वह संभल गया। वह खड़ा हुआ और बोला, हेलो तारा,
मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। दोनों ने थोड़ी देर हाथ मिलाया, फिर एक दूसरे के फ़ोन नंबर्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स एक्सचेंज किए। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। सबको लगा कि शायद अटेंडेंट होगा, लेकिन अंदर सबसे पहले आया एक छोटा मोटा सा मध्य आयु का आदमी। उसके पीछे आया डायरेक्टर साइमन, वही जिसने कल तारा से मुलाकात की थी। साइमन और एक्टो आज 2 इन्वेस्टर्स के साथ आए थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने तारा और उसके दोस्तों को केटीवी की ओर जाते देखा। इसलिए एक्टो ने अपने सेक्रेटरी को भेजा कि पता करे वे किस प्राइवेट रूम में हैं। इन्वेस्टर्स को सेटल करने के बाद वे सीधे यहाँ आ गए। अंदर आते ही साइमन बोला, हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन पीटर्स है। फिर उसने अपने साथ आए छोटे मोटे आदमी का परिचय करवाया। ये मिस्टर गोमेज हैं, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट से। हम यहाँ आप सबसे मिलने आए हैं। लगता है आप सब SRMU के स्टूडेंट्स हैं, सही? मिस्टर गोमेज और मैं रिवर सिटी इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपनी 100 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली मूवी के लिए नए फेसेस ढूंढ रहे हैं। क्या आप लोग हमारे साथ ड्रिंक करना चाहेंगे? साइमन के बोलते ही एक्टो सीधे तारा के सामने गया और बोला, आप तारा होंगी? मैं एक्टो गोमेज हूँ, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट से। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे लगता है कि आप बेहद क्लासी हैं और हमारी मूवी की फीमेल लीड के लिए बिल्कुल परफेक्ट। एक्टो की आंखें तारा को देखते ही चमक उठीं। वह बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से वह उससे एक सिर लंबी थी, इसलिए एक्टो को उससे बात करने के लिए थोड़ा ऊपर देखना पड़ रहा था। उसे ऐसी ही लड़कियां पसंद थीं, लंबी और क्लासी। ऐसी लड़कियां उसकी डोमिनेंस को ट्रिगर करती थीं, और वह इस लड़की को किसी भी हाल में पाना चाहता था। तारा ने शांत स्वर में कहा, सॉरी मिस्टर गोमेज, मैं आपकी मूवी में हिस्सा लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। साइमन और एक्टो के अचानक कमरे में आ जाने से तारा को सब समझ आ चुका था। उसे यकीन हो गया कि साइमन ने उसे कल इसलिए बुलाया था ताकि वह उसे एक्टो के सामने पेश कर सके। एक्टो का छोटा और मोटा शरीर देखकर तारा को घिन आ गई। अगर यही करना था तो उसे मर ही देते, ये ज़्यादा आसान होता। उसे फीमेल लीड का रोल बिल्कुल नहीं चाहिए था। एक्टो तुरंत फिर बोला, मिस स्मिथ, शायद आप समझ नहीं रहीं। हमने इस मूवी में 100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं और आगे इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ सकती है। हमने पॉपुलर सेलिब्रिटी मैरी केंट को सपोर्टिंग फीमेल लीड के लिए बुलाया है। अगर आप ये रोल लेती हैं तो रातों रात मशहूर हो जाएंगी। तारा पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन एलिजा, रोजली और मैडिसन जरूर प्रभावित हुईं। फीमेल लीड, वह भी मैरी केंट के साथ। ऐसा मौका किसे नहीं चाहिए। एक्टिंग डिपार्टमेंट में आने के बाद कौन स्टार नहीं बनना चाहता, बस उन्हें मौका नहीं मिला था। सॉरी मिस्टर गोमेज, मैं सच में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तारा अभी भी दृढ़ थी। तभी, मिस्टर गोमेज, मैं इंटरेस्टेड हूँ। मिस्टर गोमेज, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। एलिजा और रोजली उत्साह से आगे बढ़ आईं, लेकिन मैडिसन चुप रही। उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक वहीं था। उसे अपना नया रिच बॉयफ्रेंड खोना नहीं था। एक्टो को एलिजा और रोजली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसी लड़कियों के साथ वह पहले भी खेल चुका था। एक्टो ने साइमन की ओर देखा, इस संकेत के साथ कि वह तारा को उसके लिए मना ले, लेकिन तारा ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। वह मैडिसन की ओर मुड़ी और बोली, मैडी, मुझे अब कुछ काम है, इसलिए मैं चलती हूँ। एंजॉय करना। फिर वह साहिल की ओर देखने लगी। साहिल, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? ओह ऑलराइट। साहिल तुरंत खड़ा हो गया। वह वैसे भी काफ़ी समय से जाना चाहता था और अब उसे एक सही बहाना मिल गया था। बाकियों को बताकर दोनों केटीवी से साथ साथ निकल गए। साहिल और तारा जल्दी ही नीचे जाने के लिए लिफ्ट में आ गए। लिफ्ट के अंदर अचानक तारा ने पूछा, साहिल, क्या ये होटल तुम्हारे फैमिली का है? साहिल तो प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। तारा ने आंखें थोड़ी सिकुड़ी। बहाने मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम्हारा इस होटल से बहुत गहरा कनेक्शन है। मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। साहिल ने सफाई दी। तारा ने फिर कहा, साहिल, कोई भी होटल इवेंट के नाम पर फ्री डिनर नहीं देता, वो भी ऐसा डिनर जिसकी एक प्लेट की कीमत 1 लाख से ज़्यादा हो। तुमने थोड़ी ज़्यादा ही उदारता दिखा दी। डिस्काउंट दे देते तो ठीक था। साहिल ने थोड़ा चिढ़कर कहा, होटल फ्री डिनर दे या न दे, उसका मुझसे क्या लेना देना। तारा ने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया, अगर तुम मानना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि औरतों की इंट्यूशन बहुत एक्यूरेट होती है। ये फ्री डिनर तुमने ही अरेंज करवाया है, और ऐसा वही कर सकता है जिसके पास होटल में बहुत बड़ी अथॉरिटी हो। मैडी और बाकी आ जाएंगे, तब हम पूरा एनालाइज करेंगे कि यहाँ किसके पास इतनी ताकत है। साहिल मन ही मन हैरान रह गया, कमाल की लड़की है, इतना कैसे पकड़ लिया। उसे लगा कि तारा ने डिटेक्टिव न बनकर अपना टैलेंट खराब कर दिया। उसे क्या पता, तारा को तो पिछले दिन ही शक हो गया था जब उसने देखा था कि सारे अटेंडेंट साहिल को कितना सम्मान दे रहे थे। आखिरकार साहिल बोला, ऑलराइट तारा, तुम जीत गई। फ्री डिनर मैंने ही अरेंज किया था। तारा ने तुरंत पूछा, होटल से तुम्हारा क्या रिश्ता है?
साहिल ने गहरी सांस ली। जैसा तुमने कहा, ये होटल मेरे फैमिली का है। सो यू आर द यंग मास्टर? शायद हाँ, तारा ने मुस्कराकर कहा। नॉट बैड, मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक सुपर रिच किड हो। साहिल हंस पड़ा। तारा, तुमने भी बुरा नहीं किया। डायरेक्टर और इन्वेस्टर ने तुम्हें फीमेल लीड बनने का ऑफर दिया और तुमने फिर भी उन्हें मना कर दिया। तारा ने कंधे उचकाकर कहा, मैं तुम जैसे सुपर रिच किड के सामने क्या ही हूँ। बातों ही बातों में दोनों होटल से बाहर निकल आए। एंट्रेंस पर खड़ी तारा ने पूछा, साहिल, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? साहिल ने तुरंत जवाब दिया, ऑफ कोर्स, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कैब में भेजूं? तारा ने मैटर ऑफ फैक्ट टोन में कहा। ऑल राइट। साहिल ने कंधे उचकाए, अपनी बेंच जी क्लास बुलवाए और तारा को साउथ रिवर मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी छोड़ाया। तारा को छोड़कर साहिल वापस इंटरनेशनल रेजिडेंस लौट आया। पर्ल पहले से ही सो चुकी थी। साहिल को लगा कि पर्ल पिछले कुछ दिनों से बहुत थक गई है। होटल का हैंडओवर, छोटी छोटी बातें, लगातार तनाव, सब मिलकर उसे थका देते होंगे। शावर लेकर साहिल बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद उसने लैपटॉप खोला और वेल स्ट्रीमिंग में लॉग इन किया। अमीलिया स्ट्रीम पर नहीं थी और उसकी कजिन लिली भी ऑनलाइन नहीं थी, तो वह यूं ही ब्राउज करने लगा। वैसे भी उसकी लेवल देखकर लोग डर जाते थे। लेवल 1100। वेल स्ट्रीमिंग में लेवल 1000 से ऊपर वालों को किंग कहा जाता था। साहिल ने कैजुअली एक गेम स्ट्रीम खोल दी। जैसे ही वह स्ट्रीम में दाखिल हुआ, उसके स्क्रीन पर एक 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन घूमने लगा। फिर 4 सुनहरे शब्द चमके, द किंग हैज अराइव्ड। पूरी स्ट्रीम फट पड़ी। डैम, लेजेंडरी मिस्टर मैच आ गए हैं। वेलकम मिस्टर मैच, प्लीज गाइड अस। स्ट्रीमर एक लड़की थी, दी आइलैंड खेल रही थी। उसका नाम जैस्मिन था। साहिल जैसे किंग को देखते ही जैस्मिन कॉर्नर में छिप गई। फिर हल्का सा झुककर दोनों हाथों की पिंकी फिंगर्स उठाकर बोली, वेलकम टू माई स्ट्रीम मिस्टर मैच, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। उसकी क्यूट हरकतों ने साहिल को हंसा दिया। सच में पैसे की ताकत बहुत बड़ी होती है। साहिल ने कमेंट किया, जैस्मिन, गेम अच्छे से खेलो। अगर तुम जीत गई तो सेलिब्रेशन में मैं 666 सुपर रॉकेट्स दूंगा। कमेंट पढ़कर जैस्मिन की आंखें फैल गईं। एक राउंड की जीत और लाखों का गिफ्ट, कोई भी जान लगा देता। वह जल्दी से बैठी, बोली, थैंक्स फॉर द सपोर्ट मिस्टर मैच, आई डू माई बेस्ट। ऑडियंस भी पागल हो गया। मिस्टर मैच, यू आर इनसेन। ओएमजी, इस आदमी की खर्च करने की ताकत। जैस्मिन बहुत ध्यान से खेल रही थी। उसकी स्किल ठीक ठीक 10 में से 8 गेम जीत जाती थी। लेकिन आज दांव बहुत बड़ा था। वह नर्वस थी। आखिर में सिर्फ 3 लोग बचे। विक्ट्री हाथ में थी। तभी एक ग्रेनेड उसके पास गिरा। उसने जंप किया, लेकिन देर हो चुकी थी। बूम, जैस्मिन मर गई। वह स्क्रीन को घूरती रह गई। करोड़ों का गिफ्ट हाथ से निकल गया। ऑडियंस भी अफसोस करने लगा। साहिल को लगा कि जैस्मिन की स्किल ठीक है। उसे खुद खेलने का मन हुआ। उसने कमेंट किया, जैस्मिन, व्हाई डोंट यू प्ले विद मी? जैस्मिन जैसे होश में आए, श्योर, ऑफ कोर्स मिस्टर मैच, आप कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। साहिल ने गेम खोला और दोनों ने स्क्वाड बना ली। वो एक वैली में उतरे और वेपन्स इकट्ठा करने लगे। जैस्मिन हर समय साहिल के आसपास ही घूमती रही और जितनी भी अच्छी चीजें मिली, सब उसे दे दी। साहिल ने मना नहीं किया। सच कहें, वह बहुत अच्छा प्लेयर नहीं था, क्योंकि वह अक्सर गेम खेलता ही नहीं था। लेकिन उस राउंड में किस्मत उनका साथ दे रही थी। कोई भी खतरनाक दुश्मन सामने नहीं आया। आखिरकार जैस्मिन ने साहिल को कैरी करके जीत दिला दी। साहिल की ये पहली जीत थी और मज़ेदार बात, कोई उसे गाली नहीं दे रहा था, बल्कि उल्टा लोग तारीफ कर रहे थे। कौन बेवकूफ़ इतना बड़ा स्पेंडर होकर आए आदमी को कुछ कहेगा। फिर साहिल ने गिफ्ट्स बरसाने शुरू कर दिए। लिल मैच गेव जैस्मिन सुपर रॉकेट गुना 1। लिल मैच गेव जैस्मिन सुपर रॉकेट गुना 666। सबको लगा बस अब खत्म। तभी लिल मैच गेव जैस्मिन सुपर रॉकेट गुना 888। लिल मैच गेव जैस्मिन सुपर रॉकेट गुना 1314। आखिरकार रॉकेट्स की संख्या 1314 पर रुकी। ये कुल मिलाकर 2.6 मिलियन से भी ज्यादा के गिफ्ट्स थे। वेल स्ट्रीमिंग पर तुरंत घोषणा हुई, मोस्ट एक्सपेंसिव गेमिंग कंपेनियन मोमेंट। जैस्मिन ने साहिल को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया और बोली, जब भी खेलना हो बस बुला लेना। में छुट्टी होने की वजह से उन्हें इस वीकेंड की छुट्टी नहीं मिलेगी। लेबर डे के लिए होने वाला टैलेंट शो भी छुट्टी से ठीक एक दिन पहले आयोजित किया जाएगा। इस अवधि में साहिल हमेशा की तरह क्लास में जाता रहा। समय बीतने के साथ उसकी घटना का असर धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन अब वह यूनिवर्सिटी में एक मशहूर व्यक्ति माना जाने लगा था। गोल्डन लीफ होटल का हैंडओवर भी पूरा हो चुका था और साहिल अब गोल्डन लीफ होटल का आधिकारिक मालिक बन गया था। इसके अलावा उसने सफलतापूर्वक 18 बिलियन खर्च किए और 180 लैविश पॉइंट्स हासिल किए। अपने बॉडी और माइंड को 50 पॉइंट्स तक अपग्रेड करने के लिए साहिल ने 40 लैविश पॉइंट्स खर्च किए, लेकिन उसने आगे अपग्रेड न करने का फैसला किया। उसे लगा कि 45 और 50 पॉइंट्स के बीच खास फर्क नहीं था।
50 पॉइंट मार्क पर उसका बॉडी और माइंड अब प्रीटी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ चुका था। बाकी बचे हुए 140 पॉइंट्स उसने इस्तेमाल नहीं किए ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें किसी स्किल में लगा सके। लेबर डे की छुट्टी से एक दिन पहले साहिल की दोपहर में कोई क्लास नहीं थी, इसलिए वह रात में होने वाले टैलेंट शो की तैयारी के लिए अपने डॉर्म में आराम कर रहा था। साउथ रिवर मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी में छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। जिनके घर पास थे वे एक एक करके विश्वविद्यालय छोड़ने लगे थे। डॉर्म में तारा घर जाने की तैयारी कर रही थी और अपना सामान पैक कर रही थी। इसी दौरान उसका फ़ोन बजा। तारा ने देखा कॉल उसकी माँ की थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया, लेकिन कॉल खत्म होते ही तारा पूरी तरह स्टन रह गई। उसकी माँ ने कहा था कि फ़िलहाल उसे घर नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उसे 1 लाख बक्स भेजे और कहा कि वह फालतू खर्च न करे। तारा को तुरंत महसूस हुआ कि घर पर कुछ गंभीर हुआ है। उसने जब अपनी माँ से पूछा तो आखिरकार उसकी माँ रोते रोते सच बताने लगीं। उनका फैमिली बिजनेस फेल हो चुका था और वे भारी कर्ज में डूब चुके थे। घर पर डेटर्स निगरानी कर रहे थे और जैसे ही तारा घर पहुंचती वे उसे रोक लेते। इसलिए पूरा परिवार उसके ग्रैंडपेरेंट्स के घर में छिपा हुआ था। उसके पिता ने 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था और उनका बहुत वजन कम हो गया था। वह किसी की बात नहीं सुन रहे थे। तारा के दिल में उसके पिता हमेशा आसमान जैसे थे और अब वही आसमान ढह गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि कई सालों से चल रहा उनका बिजनेस अचानक दिवालिया कैसे हो गया। उसे तुरंत घर जाना था। वह जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है। अगर वह अभी नहीं गई तो उसे डर था कि शायद वह अपने माता पिता को फिर कभी न देख पाए। जल्दी जल्दी पैकिंग करने के बाद तारा घर के लिए रवाना हो गई। उसका घर गोट सिटी में था, जो रिवर सिटी से ज़्यादा दूर नहीं था। ट्रेन से आधे घंटे में पहुंचा जा सकता था और गाड़ी से सिर्फ 2 से 3 घंटे लगते। जब तारा अपने ग्रैंडपेरेंट्स के घर पहुंची तब शाम होने वाली थी। नॉक नॉक। तारा ने खुद को संभालकर दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। नॉक नॉक। उसने फिर खटखटाया, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया। कॉल लगते ही उसने घबराकर कहा, मॉम, मैं वापस आ गई हूँ। मैं ग्रैंडमा के घर के बाहर खड़ी हूँ, दरवाज़ा खोलो। तारा, तुम वापस आ गई? मैंने तो कहा था ना, वापस मत आना। अपनी माँ की बेहद थकी हुई आवाज़ सुनकर तारा के दिल में थोड़ी राहत उतरी। कम से कम वह सही सलामत थीं। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। जैसे ही तारा ने अपनी माँ को देखा वह खुद को रोक नहीं पाई, सीधे उन्हें पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद वे अंदर गए। घर में और किसी को न पाकर तारा ने पूछा, मॉम, क्या हुआ? डैड कहाँ हैं? ग्रैंडपा ग्रैंडमा कहाँ हैं? मेरी सिस्टर, तुम्हारे अंकल आए थे, वे उन्हें अपने साथ ले गए। तुम्हारे फादर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और बाहर आने से मना कर दिया है। तारा, ज़रा उनसे बात करो। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह इसे झेल नहीं पाएंगे। कमरे में प्रवेश करते ही तारा ने अपने पिता को देखा। वह कोने में बैठे सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहे थे। उन्हें देखकर तारा ने उन्हें पहचानने तक में मुश्किल महसूस की। पहले वह जोशीले, उत्साही और जिंदा दिल थे। एक ग्रामीण इलाके से शहर आकर उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया था। परिवार में वे सबसे अधिक प्रॉमिसिंग थे और सभी उनकी तारीफ करते थे। लेकिन उनके सामने बैठा यह आदमी, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। 40 की उम्र में वह 60 के लग रहे थे। डैड, तारा की आवाज़ टूट गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिगरेट पर सिगरेट सुलगाते रहे। एक खत्म होती तो दूसरी लगा लेते। मॉम, डैड ऐसे कैसे हो गए? तारा ने कांपती आवाज़ में पूछा। उसकी माँ ने लंबी सांस लेकर कहा, तुम्हारे फादर को ठग लिया गया। उनके पार्टनर कंपनी का सारा पैसा लेकर विदेश भाग गया। कंपनी के लीगल ओनर तुम्हारे फादर हैं, इसलिए सारे लोन्स, सारे रिसीट्स सब उनके नाम पर हैं। बैंक के साथ साथ लोन शार्क्स का भी कर्ज है। तुम्हारे फादर ये सब सहन नहीं कर पाए, एक ही रात में उनके बाल सफ़ेद हो गए। पिछले 2 दिन से ऐसे ही बैठे हैं। क्यों? हमारे साथ ही क्यों? तारा जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और रोने लगी। हम तो ठीक थे, अचानक सब ऐसे कैसे खत्म हो गया? कुछ महीने पहले जब तारा घर गई थी सब खुश थे। उसके फादर वही एनर्जेटिक आदमी थे। उसकी मदर हंसमुख, केयरिंग महिला थी। एक खुशहाल परिवार था और अब सब बिखर चुका था। लॉरा कार्ल्टन घुटनों के बल बैठकर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। उसकी आंखें लाल थीं, आंसू तो जैसे खत्म हो चुके थे। वह अपने पति को दोष नहीं देती थी। वह जानती थी उन्होंने कितना बोझ उठाया है। वह सिर्फ उन स्कैमर्स को कोसती थी जो धोखे देना अच्छी तरह जानते थे। तारा, उसने धीमे से कहा, हम शायद इस मुसीबत से बाहर न निकल पाएं। अगर कुछ हो जाए तो तुम्हें अपनी सिस्टर का ख्याल रखना होगा। तुम अब एडल्ट हो, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी, ठीक है? मॉम, कुछ भी मत करना प्लीज़, तारा कांपती आवाज़ में बोली। लेकिन लॉरा ने बात बढ़ाते हुए कहा,
हमने तुम्हारे अंकल के यहाँ तुम्हारे लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। भले ही कम हो, लेकिन तुम्हारे जीने के लिए काफ़ी हैं। मॉम, ऐसा मत कहो, कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा। लॉरा ने फिर कहा, तुम्हें कहीं और मूव कर जाना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ ये लोग तुम्हें न ढूंढ सकें। इन डेटर्स में कई लोन शार्क्स भी शामिल हैं। मुझे डर है कि वे तुम्हें या तुम्हारी सिस्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तारा ने तुरंत कहा, मॉम, अगर हम उन्हें पैसे दे दें तो क्या सब ठीक हो जाएगा? उसे साहिल याद आया, गोल्डन लीफ होटल का यंग मास्टर। उसके पास निश्चित रूप से बहुत पैसा होगा। अगर वह मदद कर दे तो वह अपने परिवार का संकट खत्म कर सकती है और धीरे धीरे उसे पैसे लौटा देगी। और अगर कभी न लौटा पाए तो वह उसकी मिस्ट्रेस बन जाएगी, या दूसरी पत्नी भी, अगर इससे उसके परिवार को बचाया जा सके। क्योंकि उसके दिल में उसके परिवार से बढ़कर कुछ नहीं था। उसकी माँ ने दुखी आवाज में कहा, हम पैसे देकर यह समस्या हल कर सकते थे, लेकिन हम वह रकम जुटा ही नहीं पाए। जो बेच सकते थे बेच दिया, जहां से उधार मिल सकता था लिया, फिर भी ये कर्ज चुकाने के लिए काफ़ी नहीं है। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी, 10,000 से भी ज़्यादा छात्र मैदान में बहुत ही अनुशासन के साथ इकट्ठा हुए थे। लेबर डे का टैलेंट शो शुरू होने वाला था। सबसे पहले विश्वविद्यालय के चांसलर ने भाषण दिया। फिर छात्रों ने अपनी अपनी प्रस्तुति देना शुरू किया। गाना, डांस, स्किट्स, स्टैंड अप्स और मैजिक शोज जैसे हर तरह के प्रदर्शन स्टेज पर हो रहे थे। लेकिन इस समय साहिल मंच पर हो रहे प्रदर्शन को नहीं देख रहा था। इसके बजाय उसके टीचर ने उसे वापस क्लासरूम में बुला लिया था। बेशक ऐसी स्थिति में वो अकेला नहीं था। क्लास के सभी छात्रों को वापस बुलाया गया था। सभी थोड़े उलझन में थे। तभी टीचर बोली, एक इमरजेंसी है, वह बीमार है, इसलिए वह स्टेज पर नहीं जा सकती। तुम में से कौन पियानो बजाना जानता है? कृपया उसकी जगह परफॉर्म कर दो। तुम्हें बहुत अच्छा आने की ज़रूरत नहीं, बस समहाउ मैनेज करना है। सभी की नज़रें एवा की ओर गईं। सच में एवा के पहले जैसे गुलाबी गाल अब बहुत फीके पड़ गए थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब किसी ने भी वॉलंटियर नहीं किया तो वह फिर बोली, अगर कोई ये काम कर लेगा तो मैं आगे से उसकी लीव्स अप्रूव कर दूंगी, चाहे कोई भी रीज़न हो। टीचर की ये बात सुनकर कुछ लोग थोड़ा टेम्प्टेड हुए, लेकिन पियानो बजाना कोई हल्की चीज़ नहीं थी। कुछ ही दिनों में सीखकर स्टेज पर परफॉर्मेंस देना किसी के लिए भी मुश्किल था। साहिल भी इस ऑफर से प्रभावित हुआ। वह इस टास्क को इसलिए लेना चाहता था ताकि भविष्य में उसके लिए लीव लेना आसान हो जाए। इसके साथ उसने लाविश पॉइंट्स खर्च करके अपनी स्किल्स कॉलम में पियानो स्किल्स जोड़ ली। इसके बाद उसने 10 लाविश पॉइंट्स और खर्च किए, जिससे उसकी पियानो स्किल्स नोविस से एक्सपर्ट बन गईं। जल्द ही साहिल को महसूस हुआ कि उसके दिमाग में पियानो से जुड़ा ढेर सारा ज्ञान उमड़ पड़ा है। जैसे ही साहिल को भरोसा हुआ, वह खड़ा हुआ और बोला, टीचर, मैं कोशिश कर सकता हूँ। क्लास के सभी छात्र साहिल की ओर हैरानी से देखने लगे, जिनमें बाकी के 3 मस्कटियर्स, एवर और टीचर भी शामिल थे। क्या साहिल पियानो बजाना जानता है? मजाक मत करो। पूरे यूनिवर्सिटी जीवन में वह थोड़ा भी खाली समय मिलते ही पार्ट टाइम काम करता था या काम ढूंढता था। उसे पियानो सीखने का समय कब मिला होगा? क्या तुम सच में जानते हो? टीचर ने झिझकते हुए पूछा। हाँ, मैंने इसे पार्ट टाइम काम करते वक्त सीखा था। क्या तुम एक पूरा सॉन्ग बजा सकते हो? टीचर ने दोबारा पूछा। बिल्कुल, ठीक है, चूंकि कोई और वॉलंटियर नहीं कर रहा, तुम कोशिश करो। याद रखना, धीरे धीरे बजाना और कोई गलती नहीं होना चाहिए। तभी डीन खड़ा हुआ और दर्द भरे चेहरे के साथ बोला, टीचर, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। हम बस साहिल को सोलो जाने दें। वह साहिल के साथ जाकर खुद को एम्बैरस नहीं करना चाहता था। उसे किसी भी हालत में विश्वास नहीं था कि साहिल जैसा गरीब लड़का पियानो बजाना जानता होगा। नीचे बैठकर साहिल को बेइज्जत होते हुए देखना उसके लिए कहीं ज्यादा अच्छा था। जब क्लास के छात्रों ने डीन का ये फेक दर्द देखा तो वे हंसी रोक नहीं पाए। टीचर ने भी ये देख लिया, लेकिन वह डीन को एक्सपोज नहीं करना चाहती थीं। इसके बजाय उन्होंने साहिल से पूछा, साहिल, क्या तुम अकेले कर लोगे? बिल्कुल, साहिल ने जवाब दिया। वह वैसे भी डीन को साथ नहीं चाहता था। किसी लड़के के साथ परफॉर्म करने में मज़ा नहीं था, लेकिन उसे लगा कि सिर्फ पियानो बजाना थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। इसलिए उसने 30 लाविश पॉइंट्स और खर्च करके लिरिक राइटिंग, सॉन्ग कॉम्पोजिशन और सिंगिंग को भी एक्सपर्ट लेवल पर अपग्रेड कर लिया। अब वह पूरी तरह तैयार था। सब तय हो गया और सभी वापस मैदान में शो देखने चले गए। उधर साहिल बैकस्टेज में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। गोट सिटी, तारा की ग्रैंडमदर का घर। मॉम, डैड, मेरा एक दोस्त है जो गोल्डन लीफ होटल का यंग मास्टर है। आप लोग उस होटल को जानते होंगे, है ना? वो एक 8 स्टार होटल है और पूरे साउथ रिवर प्रोविंस का सबसे लग्जूरियस होटल है। उस जगह की कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर वो हमारी मदद करने को तैयार हो गया तो हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। तारा अपने पेरेंट्स को शांत कराने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब तक उम्मीद रहती है, इंसान हार नहीं मानता।
केन स्मिथ ने जैसे ही अपनी बेटी की बात सुनी, धीरे से मुड़ने और अपनी बेटी और पत्नी की ओर देखा। उनकी आंखों में अब वो बेजान खालीपन नहीं था। साउथ रिवर प्रोविंस के रहने वाले और कभी सैकड़ों करोड़ की नेटवर्थ वाले बड़े बिजनेसमैन होने के नाते वह गोल्डन लीफ होटल को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कभी एक बहुत महत्वपूर्ण क्लाइंट से वहीं मुलाकात भी की थी। उस होटल की मार्केट वैल्यू अब कम से कम 15 बिलियन थी। अगर उसकी बेटी सही कह रही थी तो शायद उससे मदद मिल सकती थी। अगर वह लोन शार्क्स और बैंक्स का पैसा चुका पाते और कंपनी पर लगी पाबंदी हट जाती तो अपनी क्षमता से वह एक बार फिर कमबैक कर सकते थे। अगर ऐसा हो सकता था तो वह अपनी खुशहाल फैमिली क्यों छोड़ना चाहेंगे? सच में? केन ने भर्राए आवाज में पूछा। ये पिछले 2 दिनों में उनकी पहली बात थी। सच में? सच में, तारा ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। लॉरा ने भी अपने पति को बोलते देख राहत की सांस ली। लेकिन भले ही उसके पास ये क्षमता हो, वो हमारी मदद क्यों करेगा? तुम तो बस उसकी क्लासमेट हो। हमें लगभग 100 मिलियन चाहिए। क्या तुम सच में उससे इतनी बड़ी रकम उधार ले पाओगी? केन ने पूछा। 100 मिलियन? तारा ये सुनकर हिल गई। वह सोच रही थी कि परिवार पर सिर्फ कुछ मिलियन का कर्ज होगा और साहिल इतने अमीर हैं कि शायद वह इतनी रकम को सीरियस नहीं मानेंगे। लेकिन 100 मिलियन, भले ही साहिल सुपर रिच किड हो, क्या वह इतनी कैश एक साथ निकाल पाएगा? शायद उसका फैमिली कर सके, लेकिन साहिल तो बस स्टूडेंट है। उसका फैमिली किसी अजनबी के लिए इतनी बड़ी रकम निकालने नहीं देगा। अब क्या करे? क्या करे? नहीं, उसने बड़ी मुश्किल से अपने पेरेंट्स को थोड़ी उम्मीद दी थी, वह उन्हें फिर टूटने नहीं दे सकती थी। डैड, साहिल मुझे पैसे इसलिए देगा क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हम आधे साल से साथ हैं। मैं बस आपको अपनी उम्र को लेकर आपकी नाराजगी से डरती थी, इसलिए बताने की हिम्मत नहीं हुई। केन और लॉरा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। अब उनके मन का आखिरी शक भी मिट गया। उन्हें ये बिल्कुल अजीब नहीं लगा कि उनकी बेटी को इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। लेकिन केन के मन में एक और सवाल उठ रहा था। क्या यह उसकी बेटी का झूठ है, बस उन्हें दिलासा देने के लिए? शायद। इसलिए केन बोले, उसे अभी कॉल करो और देखो कि तुम्हें पैसे मिल पाते हैं या नहीं। तारा का दिल धक से रह गया। उसने कहा, डैड, मैं उसे कल कॉल करूंगी। पहले आप कुछ खा लीजिए, मुझे भी भूख लगी है। बिजनेस दुनिया में इतने सालों के अनुभव के चलते केन ने अपनी बेटी की आवाज का हल्का बदलाव पकड़ लिया। जैसा मैंने सोचा था, केन ने मन में सोचा। ये बस उसकी बेटी की डिलेइंग टैक्टिक्स थीं। तभी लॉरा बोली, तारा, उसे कॉल करो। अगर हम पैसे उधार ले पाए तो तुम्हारे पिता तैयारी कर लेंगे। अगर नहीं, तो हमें तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को सुरक्षित करने की भी तैयारी करनी होगी, वरना हम चैन से मर भी नहीं पाएंगे। तारा के पास कोई विकल्प नहीं बचा। वह सिर्फ अपना फ़ोन लेकर साहिल का नंबर खोजकर कॉल कर सकी। भले ही वह लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन दिल में थोड़ी सी उम्मीद अभी भी थी। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी। साहिल बैकस्टेज में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन निकाला तो देखा तारा का कॉल था। ये लड़की उसे क्यों कॉल कर रही थी? वह थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, मिस तारा स्मिथ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? फ़ोन के दूसरी तरफ जब केन ने साहिल को अपनी बेटी को मिस तारा स्मिथ कहते सुना तो उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे नहीं बुलाता, लेकिन तारा को इन बातों की परवाह नहीं थी। साहिल, क्या तुम अभी फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। साहिल ने शेड्यूल देखा, उसके आगे अभी कुछ ग्रुप्स थे, इसलिए वह एक शांत जगह पर चला गया। व्हाट्स गोइंग ऑन? साहिल, मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेना चाहती हूँ। साहिल चौंक गया। पैसे उधार? ये लड़की तो अमीर फैमिली से है, मुझसे पैसे क्यों उधार ले रही है? कितने? साहिल ने पूछा। 100 मीटर मिलियन। कितने? साहिल को लगा उसने गलत सुना है। मैं 100 मिलियन उधार लेना चाहती हूँ। इतने पैसे क्यों चाहिए? साहिल ने पूछा। साहिल, हमारे फैमिली बिजनेस की हालत खराब है और हम पर लोन शार्क्स का बहुत कर्ज है। अगर हम पैसे नहीं चुकाएंगे तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कृपया हमारी मदद करो, मैं धीरे धीरे सब पैसे लौटा दूंगी। तारा फोन पर रोने लगी। लोन शार्क्स, ये बहुत गंभीर था। साहिल के दिमाग में वह दृश्य घूम गया जब तारा ने मिस्टर गोमेज की गंदी पेशकश ठुकराई थी। अगर उसने मना कर दिया तो संभव था कि कुछ ही समय में ये लड़की पैसों के लिए उन लोगों की मजबूरन जिंदगी का हिस्सा बन जाए। ठीक है, वह इसे एक ऐसी लड़की को बचाने की तरह देखेगा जिसने गलत राह पर कदम रख दिया था। 100 मिलियन काफ़ी होंगे? साहिल ने पूछा। ये 100 मिलियन काफ़ी है। ये वाक्य तारा के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे भावुक कर देने वाला वाक्य था, क्योंकि यही वाक्य उसकी उस फैमिली को अंधेरे से बाहर खींचने वाला था जो लगभग बर्बादी के किनारे पहुंच चुकी थी। केन और लॉरा ने अपनी आंखें फैला लीं और एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर सिर्फ शौक था। उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड पूरी तरह से समझ से बाहर था। उसके लिए 100 मिलियन कुछ भी नहीं था।
100 मिलियन। उनके परिवार के सबसे अच्छे दिनों में भी वे इतना पैसा कभी नहीं निकाल सकते थे। लेकिन क्या वह ये सब इतनी आसानी से दे सकता था? ऐसा इंसान उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड था। वे अपनी बेटी के लिए बेहद खुश थे। ऊपर से अगर वह उनकी बेटी की मदद के लिए 100 मिलियन देने को तैयार था तो इसका मतलब था कि वह उसे दिल से चाहता है। इट्स इनफ, इट्स इनफ, थैंक यू साहिल। तारा की आवाज़ कांप रही थी। दोपहर से वह बहुत तनाव में थी और अब जाकर उसे राहत मिली थी। वह भी सचमुच रो देना चाहती थी। गिव मी योर अकाउंट नंबर, मैं बाद में ट्रांसफ़र कर दूंगा। साहिल की आवाज़ फ़ोन से आई। ओके, थैंक यू सो मच साहिल। कॉल करते ही तारा ने अपनी अकाउंट डिटेल्स साहिल को भेज दी और तभी उसने महसूस किया कि उसके पेरेंट्स उसे घूर रहे थे। मॉम, डैड, क्या हुआ? तारा, क्या साहिल सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, अगर नहीं होता तो वह लोडेड होने के बावजूद भी मुझे इतनी कैजुअली 100 मिलियन नहीं देता। राइट राइट, उसे घर कब ला रही हो? हम उसे प्रॉपर्ली थैंक करना चाहते हैं। जब भी उसे टाइम मिलेगा। वह बहुत बिजी रहता है। ठीक है, जब भी उसे टाइम मिले उसे ज़रूर घर लाना। ऑलराइट, फाइन मॉम, डिनर बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी तारा के फ़ोन पर रोबोटिक टोन आए। योर अकाउंट एंडिंग विथ 4x हैज़ रिसीव्ड अ फंड ट्रांसफ़र ऑफ $100 मिलियन। तीनों एकदम स्टन रह गए और साथ ही उन्होंने गहरी राहत की सांस भी ली। भले ही साहिल ने वादा किया था, लेकिन जब तक पैसा अकाउंट में नहीं आता दिल पर बोझ बना ही रहता है। अब पैसे आ चुके थे। उनका फैमिली क्राइसिस अब ऑफिशियली खत्म हो चुका था। लॉरा खुशी खुशी किचन में डिनर बनाने चली गई। केन भी उस कमरे से बाहर आ गया जहां वह पिछले 2 दिनों से बंद था। थोड़ा मिल्क पीकर वह शावर लेने चला गया। तारा लिविंग रूम के सोफा पर बैठ गई और आज की पूरी घटना उसके दिमाग में घूमने लगी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अगर साहिल ने उसकी मदद न की होती तो उसके फैमिली का क्या होता। उसके पेरेंट्स शायद सारी ब्लेम अपनी गलती मानकर इस दुनिया से ही चले जाते और वह और उसकी सिस्टर बिना फैमिली के कहीं अकेले रह जाते। साहिल ने उसके पेरेंट्स को बचाया था, उसे और उसकी सिस्टर को बचाया था, उस परिवार को बचाया था जो टूटने की कगार पर था। उसी वक्त तारा ने मन ही मन फैसला कर लिया, आज से वह सिर्फ साहिल की होगी। जब साहिल को उसकी ज़रूरत होगी वह आएगी, जब नहीं होगी वह खुद को दूर कर लेगी। चाहे उसे साहिल की मिस्ट्रेस बनना पड़े या मेड, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वह उसके लिए मेहनत करने को भी तैयार थी। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी। साहिल अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसकी बारी आने ही वाली थी। अगर उसे पता होता कि तारा इस समय उसके बारे में क्या सोच रही थी तो वह सच में हैरान रह जाता। उसने तो बस 100 मिलियन उधार दिया था, इसके लिए कोई अपनी पूरी जिंदगी किसी के नाम क्यों कर देगा। तभी एमसी की तेज आवाज़ गूंजी। नेक्स्ट परफॉर्मर एवर स्नोडन बीमार होने की वजह से अब साहिल खुराना हमारे लिए पियानो बजाएंगे। ऑडियंस में तुरंत हलचल मच गई। डैम, क्यों साहिल? मेरी गॉडेस कहाँ है? उसे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? हे साहिल, तुम हमें दिखा सकते हो कि उस दिन कैसे खून उल्टा था? मुझे सीखना है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप करने वाली है। हाँ दिखाओ। हंसी मजाक से माहौल थोड़ा क्योटिक हो गया। साहिल स्टेज पर पहुंचा और उसे नीचे बैठी भीड़ की बातें साफ सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पियानो के पास गया, माइक उठाया और बोला, टीचर्स, स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम साहिल खुराना है। आज रात मैं एक सॉन्ग परफॉर्म करूंगा जो मैंने लिखा है। नाम है बॉय। आशा है आपको पसंद आएगा। वह पियानो पर बैठा, उसने हाथ कीज पर रखे, एक गहरी सांस ली और जैसे उसके दिमाग में पियानो ट्यूटोरियल अपने आप खुल गया हो, उसकी उंगलियां कीज पर नाचने लगीं। सुर हवा में घुलते ही वेन्यू शांत हो गया। डैम, बुरा नहीं, वह तो प्रोफेशनल जैसा लग रहा है। साहिल को पियानो आता है। उसने इसे कितना छुपा रखा था। और तभी उसकी आवाज़ दर्शकों के कानों में उतरी। वर्स 1। उस समय की बात है जब मुझे झिझक का मतलब भी नहीं पता था। मैं उससे यूं ही अचानक प्यार कर बैठा। मैंने सोचा था कि मैं उसे समझता हूँ। शायद इसी वजह से मैंने उसे इतनी बेपरवाही से प्यार किया। 2 हाथ जो एक दूसरे को कसकर थामे हुए थे, दिलों की दीवानगी और हमारे भविष्य को छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैं तुम्हारा प्यार भूल नहीं सकता, लेकिन कुछ अंत बदलना बहुत मुश्किल होता है। मैं तुम्हें रोक नहीं सका और मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हें वह भविष्य नहीं दे सकता जिसकी तुम चाह रखती थी। एक नादान लड़का। ओह। पहला वर्स खत्म हुआ। 10,000 लोगों की भीड़ एकदम खामोश थी। वर्स 2। मैं तुम्हारी परवाह को हर जगह अपने साथ ले जाता हूँ और उसे सिर्फ वहीं खोलूंगा जहाँ आसपास कोई ना हो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अब भी उदास हो? सूरज की रोशनी में चमकते समुंदर की तरह, मेरे दिल से बनाए उस रंग की तरह। मैं तुम्हें मुस्कुराऊंगा और हिम्मत दूंगा। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। सॉन्ग खत्म हो गया, लेकिन वेन्यू अब भी शांत था। क्यों? क्योंकि वे शौक में थे।
किसी ने नहीं सोचा था कि साहिल इतनी भावुक परफॉर्मेंस देगा। उसकी लिरिक्स, म्यूजिक, परफॉर्मेंस सब ने ऑडियंस के दिल छू लिए। जिन लोगों ने कुछ ऐसा महसूस किया था उनकी आंखें नम हो गईं। सारा अपनी बेस्ट फ्रेंड सोफी के कंधे पर सिर रख कर रो रही थी। साहिल का सॉन्ग उनका पास था। लिरिक्स का यू एंड आई। साहिल और सारा थे। सोफी ने अपनी रोती हुई फ्रेंड को देखा और मन ही मन सोचा, वह इतना एक्सेप्शनल और लॉयल इंसान था, लेकिन उसने उसे एक स्कमबैग के लिए छोड़ दिया। वह साहिल की लायक थी ही नहीं। एवा स्टेज की ओर खाली नज़रों से देख रही थी। ये वही इंसान था जो 3 साल से उसका क्लासमेट था, लेकिन आज उसे लगा कि वह उसे जानती ही नहीं थी। लिरिक्स, सिंगिंग, कॉम्पोजिशन सब टॉप क्लास थे, और सबसे अहम, वह सब उसने खुद एक्सपीरियंस किया था, इसलिए वो इतना टचिंग था। एक एक्सेप्शनल इंसान अंधेरे में जुगनू की तरह चमकता है। एवा सोचने लगी, क्या ब्रेकअप के बाद साहिल ने ट्रिगर होकर यह सीक्रेट साइड दिखाया है? उसके पास आखिर कितने सीक्रेट्स हैं? अमीलिया का मूड ऑफ था। उसे इस बात पर सरप्राइज नहीं था कि साहिल एक्सेप्शनल है। ग्रेट पर्सनालिटीज का टेस्ट तो होता ही है, लेकिन क्या साहिल ने नहीं कहा था कि उसे लो प्रोफाइल रहना है? ये लो प्रोफाइल था। अब उसके ढेरों एडमायरर्स होंगे, और अमीलिया को सबसे बड़ा खतरा एवा से महसूस हुआ, जो साहिल की क्लासमेट थी। नहीं, उसे जल्दी साहिल को अपने पक्ष में करना होगा, नहीं तो वह इतना अच्छा मैन खो देगी। यूनिवर्सिटी के म्यूजिक टीचर्स अब साहिल को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उन्हें अब एहसास हुआ कि उनके पास कितना टैलेंटेड स्टूडेंट था, जिसे वे पहचान ही नहीं पाए थे। अचानक किसी ने क्लैप किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते 10,000 से ज्यादा लोगों के थंडरस क्लैप से वेन्यू गूंज उठा। साहिल खड़ा हुआ, ऑडियंस को झुककर धन्यवाद किया और स्टेज से उतर गया। आज की रात वह सबसे ज्यादा चमकने वाला इंसान बन चुका था। लेक सिटी, ये समुद्र किनारे बसा एक शहर था। रिवर सिटी, जो कि अंदरूनी क्षेत्र में था, की तुलना में ये हर मामले में कहीं अधिक विकसित था। इस समय साहिल रिवर सिटी से लेक सिटी जा रहे प्लेन में आंखें बंद करके आराम कर रहा था। उसके पीछे एक सुंदर और लंबी स्टुअर्डेस खड़ी थी, जो उसके कंधों की मालिश कर रही थी। वह सुपर लग्जरी फर्स्ट क्लास में बैठा था। यहाँ उसके पास न सिर्फ अपना अलग कमरा था और दुनिया भर का बेहतरीन खाना, बल्कि एक स्टुअर्डेस सिर्फ उसी को सर्व करने के लिए असाइन थी। सेवा जितनी शानदार थी, कीमत भी उतनी ही भारी, इकोनॉमी क्लास के किराए से 50 गुना ज्यादा, आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर। मिस्टर खुराना, क्या आपको कुछ खाना या पीना है? जाने ब्लाउ ने उसके कंधे दबाते हुए पूछा। वह 1 घंटे से लगातार मालिश कर रही थी। हाथ दर्द से सुन्न होने लगे थे, लेकिन जब तक साहिल खुद नहीं कहता, वह रुकने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। इसलिए वह बस पूछ सकती थी कि क्या साहिल कुछ लेना चाहेंगे। जाने इस एयरलाइन की सुपर लग्जरी फर्स्ट क्लास की स्टुअर्डेस थी। यहाँ की स्टुअर्डेस बिजनेस या इकोनॉमी क्लास से बिल्कुल अलग होती थीं, क्योंकि वे फर्स्ट क्लास मेहमानों को एक पर एक सेवा देती थीं। काम आसान था और सैलरी बाकी दोनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा। इस नौकरी के लिए हर तरह से बहुत ऊंचे मापदंड थे। आखिरकार यहाँ बैठने वाले लोग हाई एंड नई अमीर श्रेणी के होते थे। उसे इस केबिन की जिम्मेदारी लिए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था। उससे पहले वाली स्टुअर्डेस एक अमीर आदमी को पटाकर नौकरी छोड़ चुकी थी और अब ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। इस नौकरी में टर्नओवर बहुत तेज था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कब कौन सी सहकर्मी किसी अमीर आदमी के साथ चली जाए। इसी वजह से यहाँ कई रिजर्व स्टाफ भी थे, जो रोज प्लेन पर काम करने की उम्मीद में रहते थे। ट्रेनिंग क्लास में दाखिल होते ही उन्हें एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था, जिसमें लिखा होता कि रिजाइनेशन देने पर उन्हें कंपनी की ट्रेनिंग लागत वापस चुकानी होगी, जो काफ़ी भारी रकम होती थी। फिर भी हर साल कई स्टुअर्डेस नौकरी छोड़ देती थीं। कुछ की जिंदगी बहुत अच्छी चलती और कुछ की बिल्कुल नहीं। जाने ने कभी किसी अमीर आदमी को डेट करने के बारे में नहीं सोचा था। वह बस अपनी नौकरी बचाए रखना चाहती थी। मिस्टर खुराना। जब साहिल ने जवाब नहीं दिया तो जाने ने फिर पुकारा, लेकिन साहिल तो गहरी नींद में जा चुका था। मिस्टर खुराना, उसने फिर पुकारा। जब जाने को एहसास हुआ कि साहिल सो चुका है, उसने राहत की सांस ली, मालिश करना बंद किया, धीरे से दरवाज़ा बंद किया और बाहर चली गई। आधा घंटा बाद, मिस्टर खुराना, मिस्टर खुराना, जाने की आवाज़ साहिल के कानों के पास गूंजी। साहिल धीरे धीरे जागा। मिस्टर खुराना, हम लेक सिटी पहुंच चुके हैं। इतनी जल्दी? साहिल ने जम्हाई लेते हुए कहा। आप 1 घंटे से भी ज्यादा समय से सो रहे थे, जाने ने मुस्कुराकर बताया। थैंक यू मिस ब्लाउ, साहिल ने कहा। यू वेलकम मिस्टर खुराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। साहिल उठकर हल्का सा स्ट्रेच करता है और प्लेन से नीचे उतर जाता है। उसने अपने साथ फ़ोन के अलावा कुछ भी नहीं लाया था। एयरपोर्ट के बाहर साहिल सड़क के पास खड़ा हुआ। प्लेन में बैठने से पहले उसने ह्यू को कॉल किया था। ह्यू ने कहा था कि वह उसे लेने आएगा, लेकिन किसी वजह से वह अभी तक नहीं पहुंचा था।
करीब 10 मिनट बाद पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर खुराना। साहिल ने मुड़कर देखा। वही स्टुअर्डेस जाने अपनी यूनिफॉर्म में हाथ में एक छोटा सा सूटकेस लिए खड़ी थी। मिस ब्लाउ, हेलो, साहिल ने विनम्रता से कहा। मिस्टर खुराना, क्या आप अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं? जाने ने पूछा। मैं तो कैब बुलाने वाला था। वह सच में ह्यू के ऑफिस जाने के लिए कैब लेने वाला था। कैब? जाने थोड़ा चौंक गई। जो आदमी सुपर लग्जरी फर्स्ट क्लास में सफ़र करता है वह कैब बुलाएगा? कितनी अच्छी बात है, जाने ने कहा। मैं भी होटल जाने के लिए कैब लेने वाली थी। आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर खुराना? क्या आप कारपूल करना चाहेंगे? साहिल मना करने ही वाला था कि तभी एक और आवाज़ आई। जाने, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एक उम्र में थोड़ी बड़ी स्टुअर्डेस अपना सूटकेस घसीटते हुए वहां पहुंची। जाने ने तुरंत कहा, प्लीज गलत मत समझिए एम्स जेंकिंस, ये मिस्टर खुराना हैं। यही वो पैसेंजर थे जिनकी फर्स्ट क्लास केबिन की जिम्मेदारी आज मेरे पास थी। एम्स जेंकिंस ने ताना मारा। जाने, लड़का देखते समय आंखें खोलकर देखना चाहिए। कुछ लोग अमीर बनने का ढोंग करते हैं और फर्स्ट क्लास में उड़ते हैं ताकि तुम जैसी नई लड़कियों को बेवकूफ़ बना सकें। हमारी क्रू की कई लड़कियां ऐसे फंस चुकी हैं। एम्स जेंकिंस, बात वैसी नहीं है, जाने कुछ कहने लगी। जेंकिंस ने फिर कटाक्ष किया। मुझे पता है तुम जैसी यंग लड़कियां हैंडसम लड़कों के पीछे भागती हैं। उम्र बढ़ेगी तो समझ आएगा कि अच्छी शक्ल से बिल नहीं भरते। कोई ऐसा ढूंढो जो सच में स्टेबल हो, अच्छा हो और पैसे वाला भी। मुझसे सीखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। साहिल ने उस महिला की ओर देखा। चेहरा भारी मेकअप से भरा हुआ था। उसने मन में सोचा, क्या ये औरत पागल है या मेनोपॉज में है? मैंने इस बेचारी का क्या बुरा कर दिया? वह कुछ कहने ही वाला था कि बीप, एक रेंज रोवर उनके सामने आकर रुकी। जेंकिंस ने तुरंत शान से कहा, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। जाने, क्या तुम्हें हम ड्रॉप कर दें? कार का दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर निकला। साहिल ने जेंकिंस के बॉयफ्रेंड को देखा और जवाब देने की इच्छा ही खत्म हो गई। वह मुश्किल से 160 सेंटीमीटर का, लगभग 108 किलोग्राम का, ऊपर से गंजा, उम्र 40-50 के बीच लग रही थी। मिस्टर गोमेज से भी मुकाबला कर सकता था। अब साहिल समझ गया कि जेंकिंस जाने पर क्यों जल रही थी। कोई बात नहीं एम्स जेंकिंस, हम खुद कैब ले लेंगे, जाने ने शांति से कहा। जेंकिंस फिर बोली, अरे ये तो अभी फर्स्ट क्लास में था, फिर कैब क्यों? जाने, बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। तभी अचानक तेज इंजन की गर्जना सुनाई दी। लोग बातें करने लगे। देखो वो कार कितनी सुंदर है यार, क्या शानदार स्पोर्ट्स कार है। और तभी दो चमचमाती स्पोर्ट्स कारें रेंज रोवर के पीछे आकर रुकीं। ह्यू कार का दरवाज़ा खोलकर उतरा और सीधे साहिल की तरफ चला आया। साहिल, देर से आने के लिए माफ़ करना, एक काम अटक गया था। ये रही तुम्हारी कार की चाबी। उसने चाबी साहिल की ओर उछाली। साहिल ने पकड़ ली और ह्यू को गले लगाया। नो वरीज ह्यू, मुझे शर्म है कि तुम्हें अपनी शेड्यूल से समय निकालना पड़ा, साहिल ने कहा। अरे छोड़ो ये बातें, ह्यू ने कंधा थपथपाते हुए कहा। चलो अपनी कार देखो, ये 3 साल में 300 किलोमीटर भी नहीं चली, बिल्कुल नई। साहिल बुगैटी वेरॉन के पास गया, उसे हल्के से छुआ। इतनी स्मूथ, जैसे किसी औरत की त्वचा से भी ज्यादा। क्या ही कूल थी, क्या ही स्टाइलिश। यह अगर उसने यूनिवर्सिटी ले गई तो सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी। ह्यू, ये कार शानदार है, मुझे बहुत पसंद आए। अच्छा है, चलो बैठो, पहले तुम्हारा स्वागत सही तरह से करते हैं। आज पूरा दिन तुम्हारा। पीछे वाली स्पोर्ट्स कार से एक आदमी उतरा और ह्यू को चाबी दी। मिस्टर ग्रीन, यह आपकी कार की। थैंक्स लेनी, तुम कैब लेकर ऑफिस लौट जाओ, ह्यू ने कहा। ओके सर। साहिल अपनी बुगैटी में बैठने ही वाला था कि उसने देखा जाने सड़क के किनारे खड़ी थी, पूरी तरह शॉक में। मिस ब्लाउ, आप कहाँ जा रही हैं? क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं? साहिल ने पूछा। ना नहीं मिस्टर खुराना, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मैं कैब ले लूंगी, जाने ने नम्रता से कहा। गेट इन, साहिल ने कहा एक हल्की मुस्कान के साथ। जाने ने थोड़ी हिचक दिखाई, फिर कार के पास आए और यात्री सीट में बैठ गई। साहिल ने ह्यू को कॉल किया। मैं पहले किसी को ड्रॉप करूंगा। जाने का रास्ता उसी दिशा में था, इसलिए ह्यू आगे चल दिया और साहिल उसकी फॉलो करता चला गया। दोनों शानदार स्पोर्ट्स कारें एयरपोर्ट से दहाड़ती हुई निकलीं। पीछे खड़ी एम्स जेंकिंस सिर्फ देखती रह गई, चेहरे पर पूरी हताशा, पूरी शर्म। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह समझ भी नहीं पाई कि हुआ क्या। अब जब उसने अपने मिलियनेयर बॉयफ्रेंड की तरफ देखा तो अचानक उसे वह कुछ खास नजर नहीं आया। दूर खड़ी बाकी स्टुअर्डेस भी सब देख रही थीं। देखा, जाने उस स्पोर्ट्स कार में बैठी, तस्वीर ली। जल्दी उस कार को सर्च करो, मैंने ऐसी कार कभी नहीं देखी। हाँ, मैं सर्च कर रही हूँ। ओह माय गॉड, ये नवीनतम लिमिटेड एडिशन बुगैटी वेरॉन है। दुनिया में सिर्फ 8 हैं।
और इसकी कीमत 60 मिलियन है। वॉट, 60 मिलियन? और सुनो, ये कीमत 3 साल पहले की है। अब इसकी वैल्यू बढ़कर 80 मिलियन हो चुकी है। हे भगवान, जाने को नौकरी शुरू किए 1 महीना हुआ है और उसने इतना युवा, हैंडसम, सुपर अमीर आदमी कैसे ढूंढ लिया? मुझे ऐसा कोई क्यों नहीं मिलता? आफ्टर साहिल ने जाने को उस होटल तक छोड़ा जहां वह ठहरी हुई थी, वह यू के साथ लेक हार्ट क्लब गया। लेक हार्ट क्लब लेक सिटी का सबसे हाई एंड क्लब था और यह एक मैनमेड लेक के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ था। खूबसूरत सीनरी के अलावा यहाँ अमीर लोगों के लिए हर तरह के गेम्स थे, जिनमें एक गोल्फ कोर्स और एक रेस ट्रैक भी शामिल थे। यू साहिल को सीधा गोल्फ कोर्स पर ले आया। लाउंज में 20 से 30 की उम्र के 7-8 लोग आराम से बैठे बातें कर रहे थे। बाहर एक पुरुष और एक महिला गोल्फ खेल रहे थे। पुरुष महिला के बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसके हाथ पकड़कर स्विंग सिखा रहा था। मैं तुम सबको इससे मिलवाता हूँ। ये मेरा दोस्त साहिल खुराना है। यह अभी साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, यू ने लाउंज में बैठे लोगों से कहा। फिर उसने साहिल की ओर देखते हुए कहा, साहिल, ये सब एससीसी के मेंबर्स हैं। वहां बैठे लोगों ने साहिल पर एक नज़र तो डाली, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर वह उनकी नज़र में बहुत छोटा था। ग्रीन, क्या तुमने हमें यहाँ सिर्फ इस साहिल से मिलवाने के लिए बुलाया है? लगभग 24-25 साल का एक युवा बोला। उसका नाम एंडी लुइस था और वह भी यू की तरह एससीसी का एक मिडिल टियर मेंबर था। एससीसी में अलग अलग टियर्स थे। टियर जितना ऊंचा उतनी ज्यादा पावर। इसीलिए कोई लो टियर मेंबर कभी भी किसी हाई टियर मेंबर की बात काटने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन यू और एंडी एक ही टियर पर थे, इसलिए उसे यू के साथ पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह जो चाहे सीधे कह सकता था। इसके अलावा यू एक स्मूथ और स्लिक बिजनेसमैन था, बहुत इजी गोइंग भी। एंडी, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है ताकि तुम लोग गवाह बनो, यू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपने मिडिल टियर वाले प्रिविलेज का इस्तेमाल करके साहिल को एससीसी में इनवाइट कर रहा हूँ। यू की ये बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोग एकदम चौंक गए और साहिल की ओर देखने लगे। कोई भी इंसान जिसके लिए यू अपना मिडिल टियर वाला प्रिविलेज इस्तेमाल करे, वह साधारण नहीं हो सकता। सब जानते थे कि एक मिडिल टियर मेंबर सिर्फ एक ही व्यक्ति को इनवाइट कर सकता है, इसलिए यह मौका बेहद कीमती था। लोग इसे खरीदने के लिए करोड़ों नहीं, दसियों करोड़ तक देने को तैयार रहते थे, फिर भी इनविटेशन नहीं मिलता था। और अब यू अपना ये कीमती इनविटेशन इस युवक के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये लड़का आखिर है कौन? उसी समय लगभग 30 साल का एक आदमी बोला, चूंकि ग्रीन अपने मिडिल टियर वाले प्रिविलेज का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए साहिल अब से एससीसी का मेंबर होगा। आओ साहिल, मेरा कॉन्टैक्ट सेव करो और मुझे अपना इट भेजो। मैं इसे हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट कर दूंगा। 3 दिन में तुम्हें तुम्हारा बैज मिल जाएगा। मैं तुम्हें एससीसी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी भेज देता हूँ। ये कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला और साहिल के साथ कॉन्टैक्ट एक्सचेंज किया। साहिल थोड़ा उलझा हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि एससीसी क्या है और इसमें शामिल होने से उसे क्या मिलेगा। लेकिन यू ने कहा था, इसलिए उसने हाँ कर दी। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने के बाद साहिल ने उसे अपना इट भेज दिया और बदले में उसे एक डॉक्यूमेंट मिला। साहिल ने उसे खोलकर ध्यान से पढ़ा। पता चला कि एससीसी सिर्फ एक एक्रोनिम है और इसका पूरा नाम स्प्रिंगफील्ड का क्लब है। इसका हेडक्वार्टर स्प्रिंगफील्ड में था और इसकी कई ब्रांचेस टॉप क्लास सिटीज़ में थीं। सिटीज़ की लिस्ट देखते हुए साहिल को पता चला कि लेक सिटी भी उन्हीं में शामिल था। लेकिन ये भी नजर आया कि सभी ब्रांचेस साउथ में थीं, नॉर्थ में एक भी नहीं। जब एससीसी की शुरुआत हुई थी तब ये सिर्फ कारों और रेसिंग के शौकीनों की एक गैदरिंग थी। धीरे धीरे यह एक बेहद टाइट ऑर्गेनाइजेशन में बदल गई। यह अपर क्लास का टॉप सर्कल था। ये लोग सिर्फ फन के लिए इकट्ठा नहीं होते थे, रेस, हॉर्स राइडिंग, गोल्फ, बल्कि बिजनेस पार्टनरशिप्स भी करते थे ताकि एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकें और सबके लिए विन विन सिचुएशन बन सके। कई अपस्टार्ट्स और नूवो रिचेस इस सर्कल में शामिल होने को तरसते थे ताकि कुछ एलीट लोगों से संपर्क बन सके। लेकिन ये सिर्फ पैसों से मिलने वाली जगह नहीं थी। इसके रूल्स काफ़ी सख्त थे और तीनों पूरे करने पड़ते थे। पहला, 10+ मिलियन वर्थ की स्पोर्ट्स कार का मालिक होना। ये सबसे आसान रिक्वायरमेंट थी। दूसरा, व्यक्ति के पास कम से कम $1 बिलियन की पर्सनल एसेट्स होनी चाहिए या उसके परिवार के पास $10 बिलियन से ज़्यादा की फैमिली एसेट्स। ये भी उचित था। लेकिन तीसरी रिक्वायरमेंट, किसी मिडिल टियर या उससे ऊपर के मेंबर की रिकमेंडेशन सबसे कठिन थी। और अगर कोई रिकमेंडेशन मिल भी जाए तो उसे पाने के लिए लोग आपस में लड़ मरते थे। ऊपर यह कोटा बिकता नहीं था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है यह कोई नहीं जानता। एससीसी में कुल 4 टियर्स थे: नॉर्मल मेंबर, मिडिल टियर मेंबर, हाई टियर मेंबर और कॉ मेंबर। नॉर्मल मेंबर्स को रेकमेंड करने का हक नहीं होता। मिडिल टियर मेंबर्स के पास सिर्फ एक इन्विटेशन, हाई टियर मेंबर्स के पास 3, कॉ मेंबर्स के पास अनलिमिटेड इन्विटेशंस। कॉ मेंबर्स वही सुपर बिग शॉट्स होते थे जो एससीसी के मैनेजमेंट का हिस्सा भी होते थे। टियर बढ़ाने के लिए एससीसी में योगदान करना पड़ता था।
एससीसी हर साल कई रेसिंग कॉम्पिटिशन्स और गैदरिंग्स आयोजित करता था ताकि मेंबर्स के बीच बॉन्डिंग और कोहीजन बढ़े। ये सब देखकर साहिल समझ गया कि ह्यू ने उसके लिए काफ़ी मेहनत की है। अब उसे ह्यू को और बेहतर समझना चाहिए। अगर ह्यू उसे इस सर्कल में न लाता तो वह शायद कभी इसके बारे में जान ही नहीं पाता या अपने मैसिव पैसे खर्च करने की कोई सही जगह ढूंढ पाता। लेकिन साहिल नहीं जानता था कि ह्यू ने अपना कीमती इनविटेशन इसलिए दिया क्योंकि बिल ने उसे बताया था कि अगर साहिल 20 बिलियन निकालकर गोल्डन लीफ होटल खरीद सकता है तो वह जरूर किसी हिडन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का सीधा वंशज होगा। ह्यू ने कभी किसी हिडन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के मेंबर को नहीं देखा था। शायद देखा भी हो तो पहचाना नहीं। वे लोग बेहद मिस्टीरियस होते थे और हमेशा पर्दे के पीछे से ऑपरेट करते थे। तो फिर ह्यू ऐसी हस्ती से संपर्क बनाने में क्यों कंजूसी करता? साहिल, अब तुम्हें अपना प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी दिखाना होगा। उसकी ज़रूरत नहीं, ह्यू तुरंत बोला। मैंने कुछ दिन पहले रिवर सिटी का गोल्डन लीफ होटल साहिल को बेच दिया है। वह अब 100% शेयर्स का मालिक है। ये सुनकर वहां मौजूद लोग एकदम स्टन रह गए। 8 स्टार गोल्डन लीफ होटल बहुत फेमस था। उसे खरीदने के लिए लगभग 20 बिलियन की ज़रूरत पड़ती थी। अगर कोई इंसान 20 बिलियन सिर्फ एक होटल पर खर्च कर देता है तो इसका मतलब है कि उसके एसेट्स 50 बिलियन से कम नहीं। लगता है साहिल का परिवार वाकई पावरफुल है। साहिल, क्या तुम्हारा फैमिली होटल बिजनेस में है? एंडी ने उत्सुकता से पूछा। अगर साहिल ने गोल्डन लीफ होटल खरीदा था तो एंडी को लगा कि उसका फैमिली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होगा। वह इसे बाय इसलिए कर रहा होगा ताकि लेक सिटी में मोनोपोली कर सके। आखिर कोई भी 20 बिलियन सिर्फ एक होटल पर क्यों खर्च करेगा? अब एंडी साहिल को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा था। उल्टा, अब वह उससे जान पहचान बढ़ाना चाहता था। नहीं, साहिल ने शांत स्वर में कहा, मुझे वहाँ का खाना पसंद है और वह मेरी यूनिवर्सिटी के करीब है, इसलिए मैंने खरीद लिया। क्या ह्यू को छोड़कर बाकी सभी लोग साहिल को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी आंखें बाहर निकल आएं। उसने 20 बिलियन का 8 स्टार होटल इसलिए खरीद लिया क्योंकि वहाँ का खाना उसे पसंद था। वह 20 बिलियन था, 2 मिलियन नहीं। यहाँ मौजूद लोग एससीसी के पुराने मेंबर्स थे। हालांकि ज़्यादातर नॉर्मल मेंबर्स थे, लेकिन वे उन नए अमीर अपस्टार्ट्स जैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने कभी किसी को सिर्फ गुड फूड के लिए 20 बिलियन उड़ाते नहीं देखा था। ही साहिल, तुम तो बड़े फनी हो, एंडी ने ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए कहा। साहिल ने बस कंधे उचका दिए और कुछ नहीं बोला। तुम में से कोई भी, चाहे मैं सच बता दूं, यकीन नहीं करोगे। जल्द ही एससीसी में साहिल के शामिल होने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब वह एससीसी का एक नॉर्मल मेंबर था। असल में जब तक किसी मौजूदा सदस्य ने किसी को रेकमेंड किया हो, ये पूरी प्रक्रिया बस एक औपचारिकता भर थी। कोई भी अपनी रिकमेंडेशन कोटा किसी ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद नहीं करता था जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा न करता हो। एससीसी का बैज मुख्यालय से पोस्ट होकर आने में 3 दिन लगते थे। साहिल को लगा कि नॉर्मल मेंबर होना थोड़ा लोली लग रहा था, लेकिन इंट्रोडक्शन में लिखा था कि टियर अपग्रेड करने से पहले उसे एससीसी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करने होंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये साफ तौर पर बताया नहीं गया था। इसलिए साहिल ने सीधे पूछ लिया, ह्यू, मिडिल टियर मेंबर बनने के लिए मुझे किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए? ह्यू हंसते हुए बोला, क्या तुम शामिल होते ही अपग्रेड होना चाहते हो? मैं बस पूछ रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में नहीं लिखा था कि कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर क्या गिना जाता है। ह्यू ने समझाया, देखो, नॉर्मल मेंबर से मिडिल टियर मेंबर में अपग्रेड होना काफ़ी आसान है। जब भी कोई एक्टिविटी होती है तुम बस अपनी क्षमता के अनुसार कुछ योगदान कर दो। कुछ सालों बाद तुम अपने आप मिडिल टियर में पहुंच जाओगे। साहिल ने फिर पूछा, और कोई तरीका है? ह्यू ने कंधे उचकाए। सबसे आसान और तेज तरीका है 1 बिलियन डोनेट कर दो, फिर सीधे मिडिल टियर में अपग्रेड हो जाओगे। साहिल रोमांचित हो गया। मैं सिर्फ $1 बिलियन डोनेट करके अपग्रेड हो सकता हूँ। उसे ये सुनकर खुशी हुई क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इतने पैसे कहाँ खर्च करे। उसके पास सिर्फ 100 लैविश पॉइंट्स बचे थे और लैविश पॉइंट्स बहुत कीमती थे, इमरजेंसी के हालात में काम आने वाले। साहिल ने तुरंत पूछा, अगर मैं हाई टियर में अपग्रेड होना चाहूँ तो क्या डोनेशन से हो सकता है? कितना डोनेट करना होगा? ह्यू ने घूर कर कहा, साहिल, क्या तुम सच में डोनेट करने का सोच रहे हो? इसकी ज़रूरत नहीं है। हायर टियर पर बस कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन इसके लिए इतना पैसा उड़ाना सही नहीं। साहिल ने शान से कहा, मुझे लगता है कि सही है। जो कुछ पैसे से हल हो सकता है वो तो समस्या है ही नहीं। बाकी सब लोग ये सुनकर दंग रह गए। कितना डोमिनियरिंग आदमी है। ह्यू ने बताया, देखो, नॉर्मल से मिडिल टियर में जाने के लिए 1 बिलियन डोनेट करना होता है, लेकिन मिडिल टियर से हाई टियर में अपग्रेड होने के लिए तुम्हें उसकी 10 गुना राशि यानी 10 बिलियन देने होंगे। अब भी करना चाहते हो? ज़रूर। सच में? हाँ। और इसी तरह साहिल ने बिना झिझक 11 बिलियन खर्च करके एससीसी का हाई टियर मेंबर बनना चुन लिया।
यहाँ मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि ह्यू भी हैरान रह गए कि कहीं साहिल का दिमाग खराब तो नहीं हो गया। 11 बिलियन, बहुत सी लिस्टेड कंपनियों की टोटल वर्थ भी इतनी नहीं होती। यहाँ मौजूद आधे से ज़्यादा सदस्य तो 10 बिलियन इकट्ठा भी नहीं कर सकते थे, और अगर करते भी तो अपने परिवार की एसेट बेचकर ही। ह्यू वहाँ का सबसे अमीर था और उसके लिए भी 11 बिलियन उसकी कुल संपत्ति का लगभग 5वां हिस्सा था। वह इतनी बड़ी राशि कैश में निकालने की सोच भी नहीं सकता था। इस दुनिया में बहुत लोग थे जो महीने के कुछ $1000 के लिए भी कड़ी मेहनत करते थे, और यहाँ 11 बिलियन सिर्फ मेंबरशिप अपग्रेड पर खर्च कर दिया गया। सबके लिए यह बिल्कुल इनकॉम्प्रहेंसिबल था। उन्हें साहिल सचमुच इनसेन लग रहा था, लेकिन साहिल भीतर ही भीतर बहुत खुश था। उसे अभी 110 लैविश पॉइंट्स और मिल गए थे। इसी दौरान जब सब साहिल के करीब आने और उससे दोस्ती जमाने की प्लानिंग कर रहे थे, तभी गोल्फ प्रैक्टिस एरिया की दिशा से एक आदमी की गुस्से और बौखलाहट भरी आवाज़ आई। स्लैप, अरे बिच, क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने की परमिशन दी थी? इसके बाद एक महिला की दबी हुई सिसकियां सुनाई दीं। कुछ लोग वहां दौड़कर पहुंचे और उस आदमी को पीछे खींच लिया। फिर भी वह चलते चलते महिला पर चिल्ला रहा था, क्या तुम मानती हो कि मैं कल तुम्हारी रेप्यूटेशन को बर्बाद कर दूंगा? वह महिला भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल रही थी। साहिल ने ध्यान से देखा, वह महिला थोड़ी परिचित लग रही थी। क्या वह सेलिब्रिटी मैरी केंट नहीं है? कुछ दिन पहले उसने मिस्टर गोमेज को कहते सुना था कि वह मैरी को अपनी अगली फिल्म में सपोर्टिंग फीमेल लीड के रूप में लेना चाहता था और तारा को मैं लेड, लेकिन तारा ने मना कर दिया था। साहिल ने नहीं सोचा था कि वह मैरी को इतनी जल्दी देखेगा, लेकिन वह टीवी पर जितनी खूबसूरत और चमकदार दिखती थी अभी वैसी बिल्कुल नहीं थी। उसके बाएं गाल पर लालिमा और सूजन थी। निश्चित ही यह उसी स्लैप का असर था जिसकी आवाज़ साहिल ने अपनी जगह से सुनी थी। साहिल को पहले मैरी बहुत पसंद थी, वह कई शोज और मूवीज में थी और उसे गीक कॉन्करर कहा जाता था। साहिल भी उसका फैन था, लेकिन आज अपनी कभी वर्शिप की गई गॉडेस को इस हाल में देखकर उसे अब वैसे भाव महसूस नहीं हुए। असल में जो लड़कियां आम लोगों को इतनी सुंदर और कूल लगती थीं, वे बड़े लोगों के लिए सिर्फ प्लेथिंग्स होती थीं। कोई उनका फ़ायदा उठाता, उन्हें स्लैप करता और फिर भी उन्हें ओबीडियंटली पीछे पीछे चलना पड़ता। उसे पता भी नहीं था कि इस वक्त साहिल भी सबकी नज़र में एक बिग शॉट बन चुका था। मैरी ने कांपते हुए अपना हाथ उठाकर अपने सूजे हुए गाल को छुआ। वह धीरे धीरे रो रही थी। उसका मन बहुत आहत था। अभी अभी उस आदमी ने उसके बॉटम और चेस्ट को छुआ था। उसने बस खुद को बचाने की कोशिश की और बदले में उसे स्लैप मिला, लेकिन वह जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसके एजेंट ने उसे कहा था कि अगर ये लोग उससे नाराज़ हो गए तो उसका फ्यूचर खत्म हो जाएगा और साथ में उसकी कंपनी का भी। इसलिए उसे वहीं रुककर देखना था कि क्या वह उसका गुस्सा शांत कर सकती है। ह्यू ने भौहें चढ़ाकर कहा, जॉन, इसे रोक सकते हो? जॉन गरजा, ग्रीन, बीच में मत पड़ो। मैंने इसे बस 2-4 बार छुआ है और यह इतनी इनोसेंट बनने का नाटक कर रही है। सुनो मैरी, अगर आज रात वॉश अप करके मेरा वेट नहीं किया तो मैं कल तुम्हारी रेप्यूटेशन खत्म कर दूंगा। मैरी ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर यॉर्क। माफ़ी? मैं सॉरी का क्या करूं? वॉश अप करो और आज रात मेरा वेट करो। सुना, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर यॉर्क। मैंने पूछा, मेरी बात सुनी कि नहीं? मिस्टर यॉर्क, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से मारूं? जॉन गुस्से में खड़ा हुआ और मैरी को दोबारा स्लैप मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन ये स्लैप मैरी के चेहरे पर नहीं पड़ा। साहिल वहां से उठ चुका था। जिस गॉडेस को वह कभी वर्शिप करता था, उसे वह अपने सामने स्लैप खाते हुए नहीं देख सकता था। साहिल ने आगे बढ़कर जॉन के हाथ को हवा में ही पकड़ लिया। जॉन स्तब्ध रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई बीच में कूदने की हिम्मत करेगा। तुम कौन हो बच्चे? बीच में कूदने की हिम्मत कैसे हुई? जीना नहीं है क्या? साहिल ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा नाम जॉन है ना? औरत पर हाथ उठाते हो, इसे मैन होना कहते हैं। दोनों लगभग लड़ने ही वाले थे कि ह्यू बीच में कूद गया। जॉन, साहिल, हम फैमिली हैं, प्लीज कुछ इम्पल्सिव मत करो। जॉन भड़क गया, कौन इसके साथ फैमिली होना चाहता है? मैं इसे जानता भी हूं क्या? तभी किसी ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा। एक सेकंड पहले आग में धधकता जॉन अचानक मुस्कुराने लगा। वह बोला, ओह, ये साहिल है। सॉरी भाई, जाहिर है हम फैमिली हैं। और हाँ, अगर तुम्हारी नज़र इस चिक पर है तो ये तुम्हारी ही है। ले जाओ इसे। क्योंकि उसे अभी पता चला था कि साहिल ने 11 बिलियन खर्च करके सीधे हाई टियर में जंप लगाया है, कुछ ऐसा जो एससीसी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जॉन सिर्फ मिडिल टियर था, साहिल उससे एक टियर ऊपर, और ऊपर से 11 बिलियन। ऐसी वेल्थ अपस्टार्ट्स के पास नहीं होती, ये किसी सुपर वेल्थी परिवार का लड़का ही कर सकता था। जॉन उसे नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकता था। अब जब जॉन पीछे हट गया, साहिल ने भी बात को आगे नहीं खींचा।
सब वापस बैठ गए और बातचीत करने लगे, पर अब सब साहिल की तरफ ही खींचे चले आ रहे थे। हर कोई उससे अच्छे संबंध बनाना चाहता था। उधर मैरी पूरे समय चुपचाप साहिल के पीछे खड़ी रही। साहिल ने पूरा दिन लेक हार्ट क्लब में बिताया और सभी से बहुत सी बातें की। फिर शाम को वह बाकी लोगों से अलग हो गया। लेक हार्ट क्लब से बाहर आने के बाद साहिल अपनी लिमिटेड एडिशन बुगाटी वेरॉन चलाते हुए अपनी पहले वाली गॉडेस मैरी के साथ हिल्टन होटल की ओर गया। मैरी हिल्टन होटल में ठहरी हुई थी और साहिल उसे वापस छोड़ना चाहता था। उसके बाद वह अपनी कज़न लिली को ढूंढने जाने वाला था। कार में, मिस्टर खुराना, थैंक यू, मैरी ने आभारी होकर कहा। अगर साहिल न होता तो उसका अंत हो चुका होता। या तो उसे जॉन के आगे झुकना पड़ता या उसकी रेप्यूटेशन तबाह हो जाती। उसे जरा भी शक नहीं था कि जॉन कितना बड़ा आदमी था। उसका अपना बॉस भी उससे डरता था। उसने हल्का सा सिर मोड़कर साहिल की साइड प्रोफाइल को देखा और वह मंत्रमुग्ध हो गई। साहिल की अपीयरेंस, बॉडी और पर्सनालिटी सब कुछ बेहतरीन था, और उसके ऊपर उसका बैकग्राउंड इतना दमदार था कि जॉन जैसा आदमी भी उससे डर जाए। ऐसा आदमी रात के आसमान के तारा जैसा था, जहां भी जाता सबसे ज्यादा चमकता। मैरी सोचने लगी कि ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनालिटी वाले आदमी के लिए कौन सी महिला सही साथी हो सकती है। शायद वही जो उसके ही स्तर की हो। मैरी अपने इस मूर्खतापूर्ण क्रश को सिर्फ अपने दिल की गहराइयों में दबा सकती थी। कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा काम था। मिस केंट, मुझे आपकी मूवीज पसंद हैं, साहिल ने कहा। रियली, मिस्टर खुराना, आपको सच में मेरी मूवीज पसंद हैं? मैरी ने हैरानी से पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि साहिल जैसा बिग शॉट उस पर ध्यान देता है। इस सोच से वह हैरान भी थी और खुश भी। साहिल थोड़ा चौंक गया। क्या ये सच में इतनी हैरानी की बात है? तुम नई गीक कॉन्करर हो और 4 राइजिंग स्टार्स में से एक। क्या यह अजीब है कि मुझे तुम्हारी मूवीज पसंद हैं? मेरे यूनिवर्सिटी में भी बहुत से लोग तुम्हारी मूवीज पसंद करते हैं। और मेरे डॉर्मेट्री में तुम्हारे बिकनी वाले 2 पोस्टर्स भी लगे हैं। पर वह उसे ये सब नहीं बता सकता था। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, उसने बस इतना कहा। मिस्टर खुराना, आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है? मैरी ने उत्सुकता से पूछा। मुझे। उसी समय साहिल का फोन बज उठा और वह बात के बीच में ही रुक गया। उसने कार किनारे रोकी और फोन निकाला। स्क्रीन पर उसकी कज़न लिली का नाम चमक रहा था। फोन उठाते ही वह बोला, हे लिली, मैं अभी लेक सिटी में हूँ। मैं तुम्हें ढूंढने जल्दी आ रहा हूँ। साहिल, मैं दार्जिलिंग के टीवी में हूँ, प्लीज आकर मुझे बचाओ। मुझे लगता है मुझे ड्रग किया गया है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, लिली की कमजोर आवाज फोन में गूंजी। साहिल का दिल दहशत से भर गया। उसे तुरंत स्थिति की गंभीरता समझ आ गई। मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुरंत पहुंचता हूं। हिम्मत रखना, वह तेजी से बोला। फोन रखकर उसने मैरी की तरफ देखा। मिस केंट, माफ करना, मुझे इमरजेंसी है। क्या आप? साहिल को इतना परेशान देखकर मैरी ने कहा, अगर आपको कोई अर्जेंट काम है तो आप जाए, मिस्टर खुराना। होटल सामने ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी। थैंक यू, मिस केंट। अगली बार मैं आपको डिनर खिलाऊंगा। मैरी के उतरते ही साहिल ने एक्सेलरेटर दबाया। कार आगे 10 मीटर तक उछल गई। उसे लगा कि उसकी ड्राइविंग स्किल्स पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने ड्राइविंग पर 10 और लैविश पॉइंट्स जोड़कर उसे एक्सपर्ट तक अपग्रेड कर लिया। मैरी वहीं खड़ी रह गई, साहिल को तेजी से जाते हुए देखती हुई। वह निराश होकर बुदबुदाई, कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं छोड़ा, और कहते हैं डिनर खिलाएंगे। कितने इनसिंसियर हैं। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी समस्या अब हल हो चुकी है। वह फिर खुश हो गई। उसने बैग से सनग्लासेस और हैट निकाले, पहने और हिल्टन होटल की ओर चल दी। दार्जिलिंग के टीवी अर्थ प्राइवेट रूम। लिली टॉयलेट में छुपकर साहिल को कॉल कर रही थी। वह कुछ दोस्तों के साथ KTV आई थी आराम करने। लेकिन अचानक उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ सीनियर्स मिल गए। आखिर में सभी एक ही प्राइवेट रूम में इकट्ठा हो गए। फिर थोड़ी देर बाद कुछ रैंडम लोग भी अंदर आ गए जो उन सीनियर्स के दोस्त लग रहे थे। छोटी गैदरिंग अचानक 10 से ज्यादा लोगों की भीड़ में बदल गई, और लिली उनमें से ज्यादातर को जानती भी नहीं थी। वह और उसकी दोस्त वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उन्हें बार बार रोका गया। आखिर वह सिर्फ कमजोर लड़कियां थीं और सामने 7-8 लड़के। अगर वे न जाने दें तो लड़कियां चाहकर भी नहीं जा सकती थीं। बहुत मनाने के बाद उन्हें जाने दिया गया, लेकिन शर्त पर कि हर लड़की को एक एक गिलास शराब पीनी होगी। लड़कियों के पास कोई विकल्प नहीं था और वे जल्दी निकलना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने पी लिया। लेकिन लिली के गिलास खत्म करते ही उसे चक्कर आने लगे और शरीर एकदम कमजोर पड़ गया। वह समझदार थी, उसे तुरंत एहसास हो गया उसे ड्रग किया गया है। वह मौका देखकर टॉयलेट में छुप गई। सोच विचार करने के बाद उसे लगा कि वह सिर्फ साहिल को ही कॉल कर सकती है। उसने बताया था कि वह लेक सिटी आएगा। अब उसकी पूरी उम्मीद सिर्फ साहिल पर थी। उधर साहिल पूरी रफ्तार से दार्जिलिंग KTV की ओर जा रहा था, लेकिन शहर में होने के कारण वह बहुत तेज नहीं चला सकता था।
दूरी देखकर उसने अंदाज़ा लगाया इसी गति से गया तो कम से कम 20 मिनट लगेंगे। उसे नहीं पता था कि लिली इतना समय टिक भी पाएगी या नहीं। उसने तुरंत ह्यू को कॉल किया। हे साहिल, क्या हुआ? ह्यू ने पूछा। ह्यू, क्या तुम दार्जिलिंग के टीवी के बॉस को जानते हो? क्या उनसे कांटेक्ट कर सकते हो? साहिल ने बेचैनी से कहा। दार्जिलिंग के टीवी? हाँ, एंडी उसका बॉस है। तुम उसे कॉल कर। लेकिन साहिल ने बात पूरी होने से पहले ही फ़ोन काट दिया। उसके पास समय नहीं था। फिर उसने एंडी को कॉल मिलाया। साहिल, एंडी ने कहा। एंडी, मेरी कज़न दार्जिलिंग के अर्थ प्राइवेट रूम में है और उसे ड्रग किया गया है। मैं अभी आ रहा हूँ लेकिन मुझे 20 मिनट लगेंगे। पता नहीं वह तब तक सुरक्षित रहेगी या नहीं। क्या तुम मैनेजर को बोल सकते हो कि वह तुरंत इसे संभाल ले? एंडी तुरंत समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। साहिल, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हारी कज़न को कुछ नहीं होने दूंगा। फ़ोन काटते ही उसने दार्जिलिंग के मैनेजर को कॉल किया। मैनेजर ने कॉल मिलते ही 20 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स लिए और अर्थ प्राइवेट रूम की ओर दौड़ पड़ा। लिली रोते हुए फुसफुसाई, साहिल, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, वे दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लिली, घबराओ मत, अभी कोई पहुँच रहा है। 5 मिनट नहीं, 2 मिनट। 2 मिनट में कोई आ जाएगा, साहिल ने उसे दिलासा दिया। साहिल, मैं बहुत डर। बैंग, लिली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि किसी ने टॉयलेट का दरवाज़ा ज़ोर से खोल दिया। इतनी देर क्यों लगा रही हो? तुम्हारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। साहिल ने फ़ोन में किसी अजनबी आदमी की आवाज़ सुनी। मैं तुम्हें नहीं जानती, दूर रहो, लिली चीखी। इसके बाद फ़ोन पर कोई आवाज़ नहीं आई। FC के। साहिल दहाड़ उठा, उसमें खून खौल रहा था। लिली उसके लिए किसी रियल सिस्टर से कम नहीं थी। वह 2 साल उसके घर में रहा था और उसके परिवार ने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह ही माना था। अगर लिली को कुछ हो गया तो वह अपनी आंट और अंकल का सामना कैसे करेगा? लेकिन इस समय वह बेबस था। वह सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था। एंडी अपनी बात पर खरा उतरे। अपनी कज़न लिली की चीखें फ़ोन पर सुनने के बाद साहिल ने अब किसी बात की परवाह नहीं की। गाड़ी पर जितनी भी कारें थीं उसने सबको ओवरटेक करना शुरू कर दिया। वह एक के बाद एक गाड़ी पार करता गया। कुछ बार तो वह लगभग टकराते टकराते बचा, लेकिन अपनी एक्सपर्ट ड्राइविंग स्किल्स से उसने सब संभाल लिया। दार्जिलिंग के टीवी अर्थ प्राइवेट रूम। वॉली लेनेट टॉयलेट के दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रहा था। लिली अभी अंदर गई थी और अब तक बाहर नहीं आई थी। ड्रग को अब तक असर कर जाना चाहिए था और वह अंदर घुसने ही वाला था। इतनी खूबसूरत जूनियर लिली अब उसकी होने वाली है, ये सोचकर वॉली के एक्साइटमेंट की हद नहीं थी। आज रात इसी पल के लिए उसने इतना समय और मेहनत लगाई थी। उसने कई बार नॉक किया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब वह और इंतज़ार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधा दरवाज़ा लात मारकर खोल दिया। जैसे ही उसने लिली को फ़ोन पर देखा, वॉली तेज़ी से दौड़ा और उसका फ़ोन झपटकर कॉल काट दी। फिर उसने लिली का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती बाहर घसीटा। टॉयलेट से लिली को खींचकर बाहर लाने के बाद उसने देखा कि बाकी लड़के भी अपने अपने टारगेट्स पर हरकत शुरू कर चुके थे। वॉली खुद को रोक नहीं पाया और पीछे से लिली को पकड़ लिया। ड्रग की वजह से लिली का शरीर बेहद कमज़ोर फील कर रहा था। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रही थी और भले ही ड्रग न दिया गया होता, एक बड़े आदमी से वह क्या मुकाबला करती। वह पूरी तरह बेबस महसूस कर रही थी। जैसे ही उसे वापस प्राइवेट रूम में खींचा गया, उसने देखा कि उसकी दोस्तें भी दूसरे लड़कों द्वारा परेशान की जा रही थीं। वे होश में थीं लेकिन शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी और वे बस उनका शिकार बन रही थीं। लिली को अपने और अपनी दोस्तों का अंजाम साफ दिखाई दे रहा था। जिस आदमी ने उसे खींचकर बाहर निकाला था वह उसे पहले ही पीछे से पकड़ चुका था। लिली ने पूरी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन बेकार था। इसी बीच अर्थ प्राइवेट रूम का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बाहर से खुला। 20 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर घुसे, सभी के हाथों में इलेक्ट्रिक बैटन थे। हिलना मत, एफकंग, अगर कोई हिला उसका सिर फोड़ दूंगा। दार्जिलिंग के टीवी का मैनेजर माइक हॉलैंड दरवाजे से अंदर आया। कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुम में से मिस लिली ग्रेग कौन है? माइक ने पूछा। मैं हूँ। लिली तुरंत वॉली की पकड़ से निकलकर माइक की तरफ भागी। उसे समझ आ गया था कि यह वही व्यक्ति होगा जिसे साहिल ने उसे बचाने के लिए भेजा होगा। लेकिन 2 कदम चलते ही उसके घुटने जवाब दे गए और वह फर्श पर गिर पड़ी। जल्दी करो, मिस ग्रेग को सोफे पर बैठाओ, माइक ने कहा। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आगे आए, लिली को उठाया और उसे सोफे पर बिठाया। माइक वॉली की ओर बढ़ा। काफ़ी हिम्मत है तुम्हारी, लड़के, मेरी जगह पर ऐसी गंदगी करने की, और वो भी बॉस की दोस्त के साथ। बोलो, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? वॉली के होश उड़ गए। वह कांपते हुए माइक के सामने घुटनों पर गिर पड़ा और खुद को थप्पड़ मारते हुए बोला, माइक, मुझसे गलती हो गई, रहम करो। हम लोगों ने पहले साथ में डिनर किया था, मेरे पिता टिम लेनर्ड हैं। वह डर के मारे कांप रहा था।
हालांकि माइक सिर्फ दार्जिलिंग के टीवी का मैनेजर था, लेकिन गैंगस्टर्स के बीच उसकी पहचान बहुत खतरनाक मानी जाती थी। ऊपर से वह दार्जिलिंग के टीवी के रहस्यमयी बॉस के लिए भी काम करता था। वॉली का पिता तो बस एक कंपनी का मालिक था, सामने वाली पार्टी के सामने कोई तुलना ही नहीं थी। लिली, दार्जिलिंग के टीवी के बॉस की दोस्त। इस सोच ने सब लड़कों को मौत जैसा डर महसूस करवाया। अगर आज ये लोग बच भी गए तो भी उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। वॉली जोर जोर से खुद को थप्पड़ मार रहा था। कुछ साल पहले होता तो माइक उसको यहीं पीट देता, लेकिन आजकल उसने बहुत कुछ सीख लिया था। कभी कभी हिंसा हल नहीं होती, और एक लीडर के रूप में वह अपनी पहचान, पावर और बैकग्राउंड से ही सामने वालों को दबाना पसंद करता था। जैसे अभी माइक का नाम सुनते ही सब घुटनों पर गिर गए। इधर आओ, माइक ने बाकी लड़कों को आवाज दी। वे सभी डरते डरते आगे आए और वॉली के पास घुटनों पर बैठ गए। फिर वे भी खुद को थप्पड़ मारने लगे। कुछ ही मिनटों में सबके चेहरे सूज गए, होंठों से खून निकल रहा था, लेकिन वे रुकने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। अगर माइक खुद हाथ उठाता तो बात सिर्फ थप्पड़ों तक नहीं रुकती। ठीक है, काफी है, बस करो, माइक ने कहा। थैंक यू माइक, थैंक यू माइक। उन्हें लगा जैसे उनकी जान बच गई हो। उसी वक्त साहिल वहां पहुंचा। जैसे ही वह प्राइवेट रूम में आया, उसने 20-30 सिक्योरिटी गार्ड्स को इलेक्ट्रिक बैटन के साथ खड़े देखा। बीच में कुछ लोग घुटनों पर थे, चेहरे सूजे हुए, होंठ फटे हुए। और लिली सोफे पर बैठी थी। लिली, साहिल। लिली ने उसे देखते ही रोने जैसा चेहरा बना लिया। साहिल तुरंत उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सब खत्म हो गया, सब ठीक है, उसने उसे दिलासा दिया। यू मस्ट बी मिस्टर खुराना, माइक ने कहा, जिसने उसे पहचान लिया था। हेलो, मैं साहिल हूँ। मेरी बहन को बचाने के लिए शुक्रिया। आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं मिस्टर खुराना, उल्टा मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए कि ये सब मेरी जगह पर हुआ, माइक ने सम्मान से कहा। ये वही आदमी था जिसे उसके बॉस ने खुद सम्मान देने को कहा था। मिस्टर खुराना, इन लोगों का क्या किया जाए, माइक ने पूछा। जमीन पर बैठे लोगों ने सांसें तक रोक लीं। अब उन्हें पता चल चुका था, साहिल कोई साधारण आदमी नहीं है। शायद वही दार्जिलिंग के टीवी के बॉस का असली दोस्त है। साहिल ने नीचे घुटनों पर बैठे सबको देखा। अगर लिली के साथ कुछ हो जाता तो शायद वह खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन लिली ठीक थी, इसलिए उसने खुद को शांत रखा। लिली, तुम्हें क्या लगता है इनके साथ क्या होना चाहिए, साहिल ने पूछा। साहिल, मैं बस यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहती हूँ, लिली ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, इन्हें एंडी संभाल लेगा, साहिल ने कहा और लिली को उठाकर बाहर ले जाने लगा। साहिल, ये मेरी रूममेट्स हैं, ये भी मेरे साथ आई थीं। साहिल ने उनकी तरफ देखा। क्या तुम लोग चल पाओगी? हाँ, तीनों ने एक साथ कहा। तो चलो, साथ चलते हैं। साहिल ने लिली को सहारा दिया और उसकी रूममेट्स उनके पीछे चल पड़ीं। SHIL के जाते ही माइक ने अपना फ़ोन निकाला और कॉल मिलाए। काम हो गया? एंडी ने पूछा। हाँ, मिस्टर खुराना जा चुके हैं और उनकी बहन सुरक्षित है, माइक ने जवाब दिया। अच्छा, बढ़िया, लेकिन मिस्टर खुराना ने कहा है कि इन कमीने लोगों को संभाल लो। ये लोग कौन हैं? कुछ कंपनी मालिकों के बेटे लगते हैं। इन्हें जेल भिजवा दो, और फिर उनकी फैमिलीज के साथ क्या करना है वो तुम तय करना। यस बॉस। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।